तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर क्लास में नहीं आ रहे हो तो क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लो। नहीं रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो तो एटलीस्ट मैं आपके ऊपर ना फाइन लगाने का हकदार हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, कोशिश कर रहे हैं, तो 500 रुपये आपसे एटलीस्ट लिए जा सकते हैं। प्लस स्ट्रक्चर हमने ये बनाया कि आपके लिए एक बड़ी सिस्टम है जिसके साथ आपको वीकली बातचीत करनी है अपने स्ट्रक्चर में रहने के लिए, अपने आप से ज्यादा रिजल्ट निकालने के लिए, प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। और एज ए मेंटोर आप मेरे से मंथ ऑन मंथ बातचीत कर सकते हो। गाइड प्रोग्राम करने के बाद उसमें से जो सिंसियर सीरियस लोग होते हैं उनको हम वैलिडिटी देते हैं नेक्स्ट क्लब में जाने की, नेक्स्ट लेवल पर जाने की। क्योंकि प्रीमियम क्लब में मैं सबको लेकर नहीं जाता, मैं उन्हीं सिंसियर सीरियस लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ जो लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, रादर देन की एक्सक्यूज एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा मंथली बेसिस पे हमारा एक फीडबैक और बड़ी चेंज सिस्टम भी होता है, ताकि आपको फीडबैक दी जा सके, आपको सोई बताया जा सके कि आपके अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और नेक्स्ट मंथ आपके लिए कोई एक दूसरा बड़ी असाइन हो जो आपके को समझने की और आपकी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश करे। हमने अपने टास्क जो करेंगे 90 टास्क, उनको 3 स्टेज में डिफाइन किया हुआ है। वो टास्क जो आप पहले दिन ही कर सकते हो, वो टास्क जो विद इन 30 डेज हो जाएंगे, वो टास्क जो अगले 60 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये गाइड का एक स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे हम आपको एक हैबिट बिल्ड करते हैं कि आप बिजनेस आइडिएशन की हैबिट बिल्ड करो, डे प्लान करने की हैबिट बिल्ड करो, रात को डे रिपोर्ट करने की हैबिट बिल्ड करो। वीकली स्ट्रक्चर में हमने आपकी एक हैबिट बिल्ड कर रहे हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट आप 2 दिन क्लास अटेंड करो, साथ में आप वीक में अपने बड़ी से बातचीत करो, उससे कुछ सीखो, उसको कुछ सिखाओ, और हर महीने आप अपने मंथ की प्लान करो और अपने मंथ को रिव्यू करो। ये हैबिट्स हम धीरे धीरे करके बिल्ड करते हैं इस प्रोसेस में, स्ट्रक्चर के अंदर। तो एंड ऑफ डे तक जो पहला सेशन होता है आपने ये सारी चीजें सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। अब आपके लिए जो बेसिक कहानी कहाँ से शुरू होती है, आपको जो वर्क नोटबुक मिली हुई है सब लोगों को, उसमें पहले पेज पे 8 बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आप इस कोर्स में क्या चाहते हो 90 दिन में, आप लाइफ से क्या चाहते हो, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हो, कौन कौन सी जगह घूमना चाहते हो। तो वो 8 बेसिक क्वेश्चन का आप आंसर कर लीजिएगा, आप उनके आंसर लिख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं और आप 1 to 1 करें तो उन क्वेश्चन के बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग कर सकें हमने करना क्या है। तो आज हम सेकेंड क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने अपनी लर्निंग्स और पुराने वाले एक्शन पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कर लिया है। बट रिमेंबर वन बिलीफ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है वो बिलीफ? वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वो एक ऐसा विचार कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है या बहुत कुछ आपका करना रह गया है, तो डोंट वरी एंड से आई डिसाइडेड इट नॉट टू बी डन, कि मैंने इसको अभी उतना तरीके से डिसाइड ही नहीं किया है, एंड डिक्लेयर इट अगेन कि मैं इसको इस टाइम पे या इस दिन करूंगा, ताकि आप अपने गिल्ट जोन से बाहर आ सको। ये बिलीफ हम हर क्लास में बिल्ड करेंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम काम ना करने की वजह से इतने दिक्कत में नहीं आते जितने कि ना काम करने की उस विचारधारा से, उस फीलिंग से कि यार मेरे से ये नहीं हुआ। तो जो पहली क्लास में हमने समझा था कि सबसे बड़ी चीज होती है आपके बिलीफ, आपके विचार, जो आपको पावर देते हैं। तो एक बिलीफ आज ही डाल लो कि अगर आप कुछ काम नहीं कर पाए हो, कोई होमवर्क नहीं कर पाए हो, कोई असाइनमेंट नहीं कर पाए हो, या आपको लग रहा है कि इतनी लर्निंग्स में से मेरा तो बहुत सारा काम रहता है, तो डोंट पनिश योर सेल्फ। अप्रिशिएट कि जो आपने किया है वो अच्छा किया है, और जो रह गया है मैं उसको डिक्लेयर करता हूं दोबारा से नए काम पे करने के लिए। क्योंकि डिसाइड फ्यूचर हमेशा आपके हाथ में रहता है जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो विद दैट इंटेंशन लेट्स स्टार्ट दिस 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं आपको सिखाता हूं और आपके लाइफस्टाइल में लाना चाहता हूं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, और इनहेल एक्सेल करेंगे। तो आप जहां जहां बैठे हैं, मैं महसूस विश्वास करूंगा कि आप वहां बैठे बैठे अपना 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम।
एटलीस्ट 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। जितना लंबा खींचोगे उतना ज्यादा आप देख पाओगे आपके लंग्स में कितना दम है। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं कराता हूँ इनहेल एक्सेल एंड होल्ड वाली, कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, 4 की काउंटिंग तक लेना है, 8 तक होल्ड करना, 8 पे एक्सेल करना है। एक राउंड ही करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8। जिससे एक्सेल किया है उसी से इनहेल करना है। 1 2 3 4 एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेल दूसरे नोस्टल से 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ वो है ब्रीथ पे फोकस करना। आपकी जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं, सिर्फ महसूस करो जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट फूल रहा होगा, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट सिकुड़ रहा होगा। बॉडी के किस किस हिस्से से सांस जा रही है, आपके नोज नोज के पास से, आपकी गर्दन के पास से। 3 बार अपनी ब्रीथ को फोकस करेंगे ताकि हम अपने आप को अलाइन कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकें और इस क्लास पे फोकस कर सकें। ग्रेट। तो वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास का जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, हम बिजनेस के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यानी कि हम आज बात करेंगे प्योरली एंड प्योरली आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके बिजनेस में 4 डिपार्टमेंट हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के आप अंदर काम करते हो। इन डिपार्टमेंट के अंदर आपके डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे होने वाले रिपीट टास्क के ऊपर हम फोकस करेंगे। अगले 90 दिन में ये एक डिजिटल एसेट बिल्ड करेंगे जो आपके काम आ सके। हम बात करेंगे आपकी टारगेट ऑडियंस और क्लाइंट के बारे में, वो कौन सी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है। हम बात करेंगे आपके आइडियल कस्टमर के बारे में कि वो कौन सा क्लाइंट है जिसकी आप तलाश कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान जिसके पास पैसे होते हैं वो क्लाइंट नहीं होता है, क्योंकि पैसे तो सभी के पास कुछ ना कुछ है। तो हम अपने क्लाइंट को डिफाइन करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। साथ में हम समझेंगे अपने ए कैटेगरी और सी कैटेगरी के क्लाइंट, कि वो कौन से हैं जो ए कैटेगरी के हैं और वो कौन से सी कैटेगरी के हैं, ताकि हम उसको पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और देख पाए कि मुझे एक्चुअल में किस तरीके के क्लाइंटों की जरूरत है। हम एनडीपीसी की बात करेंगे, जो एक क्लाइंट की एनडीपीसी है। हम मार्केट ट्रायंगल की बात करेंगे, निश की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों हमने वैल्यू सिस्टम एक्सरसाइज जो की थी वो क्यों हमारे काम की थी और किस तरीके से उससे हम अपनी टीम को, अपने पार्टनर्स को, अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने में सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का जो पोर्शन रहेगा वो इसी के कंटिन्यूशन में है। कोको टेक्निक जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे कोलेबोरेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो डाटाबेस आपको रेडी करना है या उसको इम्प्रूव करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें और डाटा कहाँ से आए आपके डाटाबेस में, आपके सीआरएम में, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या आपके लिए इनकम के ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या आप अपने बिजनेस में और पोर्टफोलियो डाल सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे आपके कस्टमर की या बायर की जर्नी। वो जब आता है तो कैसे आता है, किस किस स्टेज से जाता है, किस किस स्टेज पे क्या क्या मैसेज की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द ओवरव्यू अबाउट द क्लासेस। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि आपका बिजनेस 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एज ए सोलोप्reneur, एज ए स्मॉल टीम बिजनेस ओनर, एज ए स्टार्टअप, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखते हो तो वो मोटा मोटा इन 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो जितनी भी एक्टिविटीज, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, लीड जनरेशन, आपका कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी की सारी कन्वर्सेशन जब होती है तो ये आपका एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। उससे रिलेटेड आप इन चीजों के ऊपर काम कर रहे होते हो। दूसरा जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली होता है आपका ऑपरेशंस और एडमिन सर्विसेज का, जहां पे आपकी एचआर पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, रूल रेगुलेशन, आईटी का काम, हाउसकीपिंग, प्रोसेस, सिस्टम सेटअप, क्लाइंट की कंप्लेंट, ये सारी चीजें जो आप देखते हो, जो परचेज देखते हो, वो सारा का सारा काम आपका आता है बेसिकली
ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर। ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट। तो वी ट्रीट इट इज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेट गेम मेहनत तो इसी के लिए हो रही है कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। और इन 3 डिपार्टमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर काम करना होता है, जिसके ऊपर पूरा संगठन या कंपनी डिपेंडेंट होती है, वो होती है लीडरशिप। मतलब कि आप, यानी कि आपको भी अपने ऊपर काम करना होता है, क्योंकि आप ही वो पिलर हो जो अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटेजी मेकिंग करते हो, रिसर्च करते हो, नई नई चीजें डिस्कवर करते रहते हो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहते हो, उसको कोशिश करते रहते हो कैसे और बेटर बनाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो सारी चीजें आप करते हो। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी एक कंपनी के अंदर, किसी भी एक बड़ी एमएनसी के अंदर, किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट आप कितने मेहनती हो, कितने कहते हैं ना वो फोकस्ड हो कि आप इन सारे डिपार्टमेंट का काम आप खुद अकेले करते हो। तो अब हम इन डिपार्टमेंट्स को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अलग अलग तरीके से फोकस करेंगे। उस फोकस करने का जो क्लैरिटी है, थॉट है, वो किस तरीके से है, मैं आपको उसका आइडिया दिखा देता हूं। कि अब तक आपने देखा होगा कि आप लोगों के पास में 5 शीटें थी आपकी शीट के अंदर। यानी कि मैं एक किसी की शीट ओपन कर लेता हूं। मैं अगर शीट ओपन करूं यहाँ पे धर्म सिंह की, इसको बिल्कुल धर्म डीपीआर। जब आपके साथ हमने गाइड प्रोग्राम स्टार्ट किया था और आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया तो आपको 8 शीट मिली थी। तो इस 8 शीट में से जो पहली 5 शीट थी जिसकी आपने अभी तक मास्टरी की, अब तक सीखा है, वो पांचों शीट आपसे रिलेटेड है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। आज से हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दैट इज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अबाउट योर बिजनेस। तो इस बिजनेस के अंदर एक शीट है आपकी ऑल अबाउट योर बिजनेस एफएक्यूज, यानी कि वो सारे क्वेश्चन आंसर, कंसर्न, डिस्कशन या नॉलेज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, वो हम एज ए डिजिटल एसेट एक जगह पे बनाएंगे। और दूसरा, आपकी कंपनी के एसओपी, प्रोसेसेस, केआरए, डेली, वीकली, मंथली रिपीट होने वाले टास्क को दूसरी जगह बनाएंगे। और तीसरी जो शीट है वो है आपकी बीपीआर, बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि भाई आपको जो शीट मिली हुई है, इस शीट को अगर आप देखोगे तो इसमें 3 डिपार्टमेंट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग तरीके से। दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, एचआर एडमिन ऑपरेशंस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट उसको हमने रेड कर दिया, वो हो आप। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ अपने पैरेलली एक पर्सन को बिल्ड करना है जिसको हम बोलते हैं पीसी, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। कि आप देखो कि आप डेली बेसिस पे कौन कौन से काम करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, कौन से काम ऐसे हैं जो आपके वीकली बेसिस पे होते हैं, कौन से ऐसे काम है जो मंथली बेसिस पे होते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे इस डिजिटल एसेट को बिल्ड करना है। हमने अपने बिजनेस को दोबारा से रीमैप करना है मेरे साथ मिलकर, ताकि अगले 90 दिन में हम वो कामों की लिस्ट निकाल पाए जो रिपीट नेचर के हैं। ये एक ड्यूले सिस्टम एंट्री है। जैसे अकाउंट्स में 2 जगह एंट्री होती है, ऐसे जितने भी रिपीट नेचर के टास्क हैं उनकी 2 जगह एंट्री होगी। एक एंट्री होगी उस डिपार्टमेंट में और एक एंट्री होगी उसको कर कौन रहा है। अगर आपके पास टीम है तो आप अपने टीम मेंबर्स के नाम लिख लो और उस टीम मेंबर को बोलो कि आपको मेरे को मदद करनी है, ये 3 शीटें आप अलग निकाल सकते हो और अपनी कंपनी की अलग शीट बना सकते हो, मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं आपको मदद कर दूं उसको धीरे 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 बिल्ड करने में। जहां पे उस बंदे को आप बोल सकते हो कि बेटा जो डेली बेसिस पे तू काम करता है आके वो लिखने शुरू कर दे, जो तेरे को वीकली करता है वो वीकली लिखने शुरू कर दे, जो मंथली करता है मंथली लिखने शुरू कर दे। इस तरीके से इस फॉर्मेट को रेडी करना स्टार्ट कर दो और इसको रोज देखो, हफ्ते में देखो, महीने में देखो। हमें इस चीज को एज ए एसेट बिल्ड करना है कि जितने भी काम तू करता हो सारे लिख दे। जैसे कि आप काम करते हो कॉलिंग का, आप काम करते हो क्लाइंट को मैसेज भेजने का, आप क्लाइंट करते हो फेसबुक की लीड्स के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पोस्ट के ऊपर कमेंट करने का, उनको रिप्लाई करने का। और कभी कभार आप मेरे को असिस्ट करते हो, कोई मेरा गेस्ट आ जाता है उसके लिए लंच मंगाने के लिए,
तो प्राइमरी काम जो थे उसके उसने लिख दिए हैं। कभी कभार वो आपकी मदद कर देता है कि आपकी गाड़ी अरेंज कराने में, सर्विस कराने में, या आपके गेस्ट के लिए लंच लाने में। तो उन कामों को भी लिखवा लो, उन चीजों को भी वहां पे मार्क करा लो, ताकि धीरे धीरे करके आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा किस तरीके के काम करता है, कौन से इसके प्राइमरी काम है जिसके लिए इसको रखा गया है, कौन से इसके सपोर्टिंग काम है जो एज ए सपोर्ट हमारे लिए कर देता है, ताकि आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाए। इसी के नीचे जब वो काम करता है तो उस काम को करने का एक प्रोसेस होता है, उसकी कुछ चेकलिस्ट होती है। जैसे आप अपने ऑफिस से किसी लड़के को भेजते हो चेक डलवाने के लिए बैंक में, तो चेक डलवाने का एक प्रोसेस होगा कि जब भी कोई बंदा चेक ड्रॉप करने जाएगा तो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के नीचे लिखेगा चेक कलेक्शन और चेक ड्रॉप की आपकी चेकलिस्ट, कि भाई जब तू जाएगा ड्रॉप करने तो उसका एक प्रूफ भी लेकर आएगा, ताकि एज ए रेफरेंस रहे। क्योंकि कई बार डेट, साइन या अमाउंट की मिसमैच से या अकाउंट नंबर ना लिखने की वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो आपके पास होना चाहिए। तो जो जो आप गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, वो सारी वो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, वो सारी वो एसओपी थी, वो सारी वो चेकलिस्ट थी जो आपने नहीं की, जिसकी वजह से वो होगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन वी आर डिजाइन टू डू द मिस्टेक। तो इन मिस्टेक को हम कम कैसे कर सकते हैं? जब हम आप अपने मिस्टेक्स को लिखना शुरू कर दें, हम उनसे सीखना शुरू कर दें, अपने लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो उन लर्निंग्स को इकट्ठा नहीं करना है, उन लर्निंग को स्ट्रक्चर में लेकर आना है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, जो रात को मैं आपसे 3 लर्निंग भरवाता हूँ, या आपको मैं मोटिवेट करता हूँ कि जो कुछ भी आपको लग रहा है कि गलत हो गया, उससे एहसास करो, उसको लिख लो, और उस ताकि वो लिखा हुआ चीज आपके पैटर्न को तोड़े या आपके सिस्टम को सुधारे। अगर आपका पैटर्न है बार बार लोगों को पैसे देने का, आप ना नहीं कह पाते और आपसे गलती हो जाती है, तो इस गलती को डील करने की भी दवाई हम देंगे। वो आपके पैटर्न की कमी है। बट किसी इंसान को आपने पैसे दिए और बट उसको बता नहीं पाए कि भाई मैंने तेरे अकाउंट में पैसे डला दिए हैं, तो आपके सिस्टम की गलती है कि आपके वहां पे रिमाइंडर का या एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं है कि भाई आपके अकाउंट में हमने पेमेंट भेज दी, चेक कर लो। तो 2 तरीके के पैटर्न आप समझ पाए, एक पैटर्न आपका है, एक पैटर्न आपके बिजनेस का है, संगठन का है। तो सिस्टम में आने वाली चीजों को हम धीरे धीरे करके अगले 90 दिन में एज ए चेकलिस्ट, एज ए एसओपी बनाना शुरू करेंगे, कि जब भी मैं किसी नए बंदे से मिलूंगा, कोई मेरे पास ऑर्डर आएगा, तो उस क्लाइंट को किस तरीके से मैं मैसेज भेजूंगा, फिर कौन सा मैसेज आएगा। तो ये जो काम आता है, ये बनता है एडमिन ऑपरेशंस का, ये वाला काम। जब भी मैं किसी के बंदे के साथ में पहली बार मिल रहा हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसको कौन सा मैसेज आएगा, फिर कौन सा जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, ये आता मार्केटिंग एंड सेल्स का काम। तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके आप देखोगे, आप एक इतनी ब्यूटीफुल डिजिटल एसेट आप बना लोगे अपने लिए, जो सदा सदा आपके काम आएगी। आपका संगठन, आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग मजबूत हो जाएंगे। इसको मैं किस तरीके से देखता हूं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो आपकी कंपनी में हायर किए जाते हैं, वो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद छोड़कर चले जाते हैं। आपका सिस्टम पूरा पूरा डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, इंपैक्टेड हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे किसी बंदे को हायर करे और क्या करे। तो मैं कहता हूं उससे भला तो वो मजदूर है जो दिहाड़ी करता है, रात को आपको ये प्रूफ देकर जाता है कि मेरी दिहाड़ी का ये रिजल्ट रहा, कि भाई मैंने पूरा दिन आज मेहनत करी और कुछ ईंटें उठा के ऊपर रखी, या मैंने दीवार बनवाने में मदद करी। तो वो आपको एटलीस्ट दीवार बनी हुई दिखती है, वो ईंटें ऊपर रखी हुई दिखती हैं, आपको गड्ढा खुदा हुआ दिखता है जो उसने अपनी मेहनत से खोदा है। बट आप उसकी जगह किसी दूसरे इंसान को रिप्लेस करते हो अगले दिन, तो वो बंदा कंटिन्यूएशन में उस काम को कर सकता है। बट सो कॉल्ड आपके पास इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आप फिर दोबारा से जीरो हो जाते हो। ताकि आप जीरो ना हो, कोई बंदा अगर छोड़ के जाए तो खाली वहां पे नाम चेंज हो जाए कि जी यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा हुआ था अनीता, जो एज ए प्रोसेस कोऑर्डिनेटर आपके साथ काम कर रही थी। अब अनीता छोड़ के चलेगी तो यहाँ पे सुमन नाम लिख दिया आपने, तो सुमन को पता है क्योंकि अनीता ने जितने भी काम किए थे उसने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया था, भाई मैं डेली बेसिस पे ज्यादातर ये काम करती थी, कभी कभार ये काम होते थे, वीकली ये होते थे, मंथली ये होते थे। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है, 70-80% काम उसने आपके डॉक्यूमेंट में लिख कर दे रखे हैं। यहाँ तक की क्लैरिटी आई, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। एक छोटी सी शेयरिंग।
किसी का कोई कंसर्न, डाउट, क्योंकि सिप सिप कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे एक एक टॉपिक के साथ में। हाँ वैसे। जी। हाँ ये जैसे करना जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ तो काफी, जो ये रिपीट आपने बोला है, काफी बार रिपीट हो चुका है। जी। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग टेक्निकल काम करते हैं, जी। और मैंने बहुत बार टेक्निकल इंफॉर्मेशन को पेपर में लेके और डिजिटली बहुत बार कैप्चर करने की कोशिश करी है, लेकिन मिस हो जाता है बहुत कुछ। जी। पहली बार अगर परफेक्ट ना भी बने, मतलब हम्म। टेक्निकल वाले को मैं थोड़ा सा कभी कभी खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, कि क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा वो है, लोग आना जाना करते हो टेक्निकल में, हम्म। और सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्निकल में ही चाहिए, पासवर्ड से लेके हम्म। किस तरह से एक्चुअल में करना है, उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, सारे जगह हम्म। गैप रहते हैं। हम्म। और वो रिपीट टास्क है, मेरे को दिख रहा है। हम्म। वहां पे थोड़ा सा मेरे को चैलेंज है, मैं वहां थोड़ा हम्म। आपका हेल्प पाता हूँ। हेल्प के लिए रेडी। तो यहाँ पे ना दो चीजों की मैं क्लैरिटी देता हूँ। पहले दिन की जो क्लास होती है उसमें हम एक एक्सरसाइज कराते हैं, चूज दी वर्ड। तो उस वर्ड में हम दो वर्ड चूज कराते हैं। तो एक वर्ड चूज कराने का और समझाने के क्लास का मकसद ये होता है कि हमें डूइंग पे फोकस करना है, परफेक्शन और बेस्ट करने पे फोकस नहीं करना। क्योंकि जब हम डूइंग करते रहते हैं तो उस डूइंग से इंप्रूवमेंट दिखता रहता है, और इंप्रूवमेंट से ही हम अच्छी चीज बना पाते हैं, रादर देन सिर्फ अच्छी चीज बनाने के चक्करों में रुके रहने से गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसीलिए 90 दिन की जर्नी है। धीरे धीरे इसको बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना है हमें। ऐसी चीज बिल्ड करनी है जो एक बार बिल्ड हो गई, खड़ी हो गई। जैसे बिल्डिंग बिल्ड होती है, वो खड़ी हो जाती है, वो बार बार डिग नहीं करनी पड़ती। तो सेम बेसिस में हम बिजनेस अगर बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं अगले 90 दिन में, तो जो जो चीजें आपको लगती हैं कि ये आ सकती हैं, उसको इसमें लिख देंगे। जिसमें कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैं हर वीक आपके साथ 1 to 1 कर रहा हूँ। हर वीक में उसको तोड़ते रहेंगे। आपके पास एक बड़ी है, उस बड़ी से भी पूछते रहोगे, क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ कर रखा होगा, कहीं ना कहीं उसका चैलेंज होगा। गुड टू गो। इसको अगर मैं वीकली और मंथली प्लानर में डालूं, तो मान लो जी। मेरा टेक्निकल में 10 डिफरेंट आइटम्स है, या 10 डिफरेंट स्किल सेट है, जी। एक एक स्किल सेट करके डालूं, कि या 10 को एक जगह लिख। एक जगह लिख लो, क्योंकि जब लिखोगे ना, लिखते लिखते समझ में आएगा वो आएगा कहाँ। क्योंकि अल्टीमेट पहला मुद्दा है कि वो चीज आनी चाहिए लिखी हुई। और हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हर एक का डबल एंट्री सिस्टम होता है आपके डिपार्टमेंट वाइज। यानी कि एक होता है उस बंदे की सेगमेंट में, जो बंदा उसको करने वाला है। दूसरा होता है उस डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट है हमारे पास में जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके ये डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको समझ में आएगा इसके ऊपर काम क्या करना है। गुड तो टू यहाँ गो। पे जैसे मेरा वाला ये ऑप्स में लिखूं, या डायरेक्ट अलग टेक्निकल अलग बना के ऑपरेशंस। लिखूं? ऑपरेशन एडमिन का पार्ट है। आप अभी से अगर उसको अलग बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें कहते हैं कि जितने शुरू में मिनिमल डिपार्टमेंट होंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको अगर क्लैरिटी है कि भाई मेरा एक सर्विस डिपार्टमेंट है, जहां मैं क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, इंस्टॉल कराता हूँ चीजें, है ना, बिल्ड कराता हूँ, तो उस डिपार्टमेंट को आप ऑटोमेटिकली अपना अलग बना सकते हो। जैसे कुछ लोग जो ट्रेडिंग में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, तो उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको अगर पता है कि ये मेरा अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बन सकता है, आप ऐड कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जो मेरा सपना है आप लोगों को एक बड़ी कंपनी बनाने का, 100 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का, तो इन 3 डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट तो वही 100 बनने हैं आगे चल के, लेकिन शुरुआत छोटे से करेंगे, धीरे धीरे उसको बिल्ड करेंगे। डन है जी। या डन, थैंक नेक्स्ट टॉपिक। किसी का कुछ और कंसर्न, कोई पूछना चाहते हो? अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता है एक छोटी सी बात, और ये समझाता है कि भाई बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है। अगर आप चैट बॉक्स में लिख दो तो मुझे पता लग जाएगा, एक तो आप सोए नहीं हो, दूसरा मेरे को पता लग जाएगा कि आपको क्लैरिटी कितनी है कि भाई बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है। आप जब बिजनेस करने जाते हो तो आपका मकसद क्या है उस बिजनेस के बेसिक से, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर वो क्लैरिटी है, अलाइंड है, तो हमें समझ में आ जाएगा कहानी है क्या। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस का बेसिक मकसद क्या है? चैट बॉक्स में एक बार आंसर अगर आप लिख दो। टू सर्व दी पीपल, संदीप जी ने लिखा है। विनोद जी हाय, आपका हाय हमने ले लिया है। विवेक का भी हाय ले लिया है। विवेक ने लिखा मनी। सीनियर लोगों के साथ यही स्मार्टनेस होती है। अल्टीमेट एक बिलीफ जो हमें अपने जहन में, अपने खून में डालना है, बिजनेस का एक ही मकसद है, वो है पैसे कमाना। जैसे कि बच्चे का
एक ही मकसद है स्कूल में जाने का, पढ़ाई। ऐसे ही एक बिजनेस ओनर का बेसिक मकसद है कमाई। अगर आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस पैसे पे नहीं है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट बेसिक रूल को, फर्स्ट फाउंडेशन को डाइल्यूट कर रहे हो। आपका 100% फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप मतलब पैसा, पर्सनल रिलेशनशिप मतलब इमोशन। आपके पर्सनल रिलेशन है आपके परिवार के साथ, कुछ रिश्तेदार के साथ, कुछ आपके दोस्त जो बन जाते हैं, जहां पे आपकी उम्मीद होती है उनके साथ समय बिताना। प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कुछ पैसे कमाना। तो इस बेसिक बिलीफ की, इस स्ट्रेंथ की क्लैरिटी आपके पास 100% होनी चाहिए कि भाई मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से पैसे कमाने का है। इसी वजह से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। यही चीज की क्लैरिटी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, और वो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें डाल लेते हैं, जैसे कि मैंने डाल रखी थी कि मुझे कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे हेल्प करनी है, मुझे सपोर्ट करना है, मुझे बड़ा बदलाव लाना है, मैं एक मिशन पे हूँ, मेरा विजन है। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स अगर आप डाल लोगे तो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कंफ्यूज्ड है, ये समझने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई मैं बहुत कुछ करूंगा बट पैसे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पैसे की जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है। और बिजनेस किया ही पैसे के लिए जाता है, पैसे के अलावा और चीजें उसके लिए एड ऑन हो जाती हैं। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो पढ़ाई करने के लिए, और चीजें वो जहां जाके सीख जाता है, अच्छे दोस्त सीख जाता है, अच्छे मैनर्स सीख जाता है, अच्छे एक एनवायरमेंट मिल जाता है। बट अल्टीमेट मकसद था कि वो पढ़ाई करे, सीखने कुछ जाए। तो मैं आपसे अगर पूछूं, हाउ यू अर्न और गेट इनकम इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर इनकम कैसे आती है, अगर आप चैट बॉक्स में लिख दो तो मेरे को थोड़ा सा मजा आता रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। क्योंकि रियलाइजेशन क्या रहता है आजकल जूम पे, कैसा लग रहा है कि मैं खुद ही बात कर रहा हूँ। तो एक बेसिक सा सवाल आप लोगों से, क्योंकि बेसिक्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स को ही सुधारना है अपने बिजनेस के अंदर, जो सबसे क्रिटिकल है। जैसे कि चाय बनाने के 4 बेसिक हैं कि आपके पास पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध होना चाहिए, और जलाने के लिए आग। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो आपकी चाय नहीं बनेगी स्वाद। तो ऐसे बिजनेस को अगर स्वादिष्ट बनाना है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, तो बेसिक की बात करें तो आपके बिजनेस में इनकम या कमाई कैसे आती हैं, आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत होने से आप जल्दी सीखते हो। ग्रेट। टू प्लेस पीपल इन बिजनेस थ्रू ट्रांजेक्शन, बाय रिक्रूटिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, डूइंग वर्क एंड प्लानिंग एंड वर्क। ग्रेट। जो कुछ आपने बोला ये सही चीज आपने बताई है। इसके अलावा अगर मैं बेसिक बात करूं, बिजनेस के अंदर इनकम जो आती है वो आती है व्हेन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी आप बेच रहे हो वो सेल्स होती है। यानी कि आपके बिजनेस में कमाई आने का एक ही साधन है, एक ही रास्ता है, एक ही मात्र तरीका है कि आपको अगर अपनी कमाई करनी है अपने बिजनेस में, तो आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचना होगा। मीन्स कि जब आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच रहे हो तो आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए इन डिटेल, कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं क्या। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोन है, या एचआर रिक्रूटमेंट है, या इंश्योरेंस है, या सीसीटीवी कैमरा है। बट क्या इन डिटेल्ड पता है, बिल्कुल फुल्ली? क्या आपको उसके टाइप्स के बारे में पता है, उसके कंपिटिटिव एडवांटेज के बारे में पता है, उसके वेरिएंट के बारे में पता है? दूसरा, जब हम सेल करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो सेल करने वाले के लिए कोई बंदा लेता है। तो जिस बंदे को हम बेचते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसको हम सो कॉल्ड क्लाइंट कहते हैं, तो क्या हमें क्लाइंट के बारे में पता है? क्योंकि सेल्स जब होती है तो 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसकी जरूरत होती है। दूसरा, उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदने वाले किसी इंसान की, एक इंसान ही खरीदते हैं। तो क्या आपको इन दोनों बेसिक पहलुओं के बारे में पता है जिससे आपके बिजनेस के अंदर पैसा आता है? क्या इन डिटेल अगर आपको पता है तो मैं आपको बताऊं, आपको इसकी पूरी मास्टरी और इसके ना पीएचडी करनी पड़ेगी। यानी कि आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा अभी बैठ के
हाथों हाथ अपने क्लाइंट्स की कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ए एंड सी। ए और सी कैटेगरी का मतलब हुआ कि आपको उनके कुछ एट्रीब्यूट लिखने हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आपको मजा आएगा। ए कैटेगरी के अंदर उन क्लाइंटों को लिखना है जिनसे आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, काम करते हो, तो आपको उनसे बात करने में मजा आता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी पेमेंट टाइम पे मिल जाती है, आपसे वो चिक चिक बहुत कम हो जाती है उनसे करते हो। कुछ एक्स्ट्रा टाइम, कुछ एक्स्ट्रा करने का उनके लिए मन होता है, कुछ उनको एक्स्ट्रा देने का, बताने का। वो लोग बड़े सपोर्टिव होते हैं आपके प्रति। तो ये होते हैं ए कैटेगरी के लोग। सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो क्लाइंट तो हैं, पैसा तो देते हैं, पैसे के साथ में वो टेंशन भी देते हैं, जिनसे जब आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है उन लोगों के साथ में। आपके साथ वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। आप उनके साथ जब काम करते हो तो आपको ना मजबूरी सी लगती है काम करना उनके साथ में, कि चलो यार काम कर रहे हैं तो कर लेते हैं, क्रिएट इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिर्फ मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको। इस तरीके के लोगों के नाम लिख लो, ए कैटेगरी और सी कैटेगरी लिख के, यार ये लोग मेरी लाइफ में आए, इनसे काम करके मजा आया, पैसे भी टाइम पे दिया, बड़े सपोर्टिव भी थे, इनके साथ पूरी एनर्जी भी हाई रही। उन लोगों के नाम लिख लो आप अपने पास में। सी कैटेगरी में उन लोगों के नाम लिख लो अपने पेज पे, अपनी डायरी में, कि जिनके साथ काम तो किया लेकिन मजा नहीं आया, दिक्कत रही। मतलब अगर उसके साथ दोबारा काम ना करना हो तो ना ही करेंगे। टेंशन देता है वो बंदा, पैसे के साथ साथ ना गड़बड़ करता है, लीचड़ है, पीछे पड़ा रहता है। तो इस तरीके के जो विचार आए आपकी लाइफ में किसी इंसान के प्रति, उस बंदे के नाम लिख लो। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूँ और आपको फिर मैं बताता हूँ कि भाई जो आप कर रहे हो ये ऑलरेडी मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने भी यही ठाना है कि जो भी आपको बताना है पहले मैं खुद करूँगा उन सारी चीजों को। तो अब मैं आपको अपनी शीट दिखा देता हूँ, ये रही मेरी शीट। तो मेरी शीट में मैं आ जाता हूँ अपना ऑल अबाउट गाइड एंड क्लब। ये देखो, तो अगर आप देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी लोगों के नाम लिख लेता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं सर्विस दे चुका हूँ, कौन से ऐसे हैं जो नेक्स्ट लेवल पर नहीं आए, कौन से ऐसे हैं जो एक दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, कौन से ऐसे हैं जो आज तक ट्रेनिंग में आए नहीं, जिनसे मैं बुलाना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। और इसी बेसिस पे फिर मैंने आगे लिस्ट बनाई कि हु इज योर ए कैटेगरी क्लाइंट्स, यानी कि वो टारगेट ऑडियंस जो आपके साथ काम करते तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, मनी मिलती है, रेफरेंसेस भी मिलते हैं, सजेशंस भी मिलते हैं, आपके साथ खड़े भी रहते हैं। और कौन से ऐसे क्लाइंट है सी कैटेगरी के, तो सी के नाम नहीं लिखे हुए मैंने, ए के लिखे हुए सी के, लेकिन विचार मेरे दिमाग में थे कि उनको सोच के क्या क्या करना था मैंने। डन जी लिख लिया आपने? वैसे अभी ज्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, 5-5 ही लिखा है। मैंने कुछ सप्लायर्स को भी दोनों कैटेगरी में डाल दिया है। हाँ, तो हमें वो लोग आइडेंटिफाई करने की कौन से ए कैटेगरी, कौन से सी कैटेगरी के। जैसे कि मैं अपने सी कैटेगरी के लोगों की बात करूं गाइड प्रोग्राम के हिसाब से, जो मुझे पता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे पता है कि इनके साथ मैं ना अपनी जर्नी को आगे नहीं कर पाऊंगा। वो चारित्रिक गुण मेरे को अभी से समझ में आने लग गए। हर इंसान जो मेरे पास आएगा, गाइड के बारे में जानकारी लेगा, गाइड को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा, बट मुझे पता है कि मुझे उसको गाइड में लेकर आना ही नहीं आना है। धीरे धीरे करके मुझे क्लियर हो गया कि यार ये मेरे लिए सी कैटेगरी क्लाइंट है, इनके साथ काम नहीं चलेगा, ये चैलेंज क्रिएट करेंगे। सी का मतलब वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, सी का मतलब चैलेंजिंग होता है, ये चैलेंजिंग क्लाइंट है वो हमारे लिए। तो चैलेंजिंग क्लाइंट कौन से हैं? वो चैलेंजिंग क्लाइंट है मेरे लिए, अगर मैं आपको एज ए रेफरेंस दूं, आप अपने लिए बिल्ड कर लेना। जैसे जितने भी एमएनसी या बिग कंपनीज हैं, वो मेरे गाइड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, चैलेंजिंग क्लाइंट है। उनको मैं जाके समझाऊं, बताऊं। जितने भी एमएलएम या नेटवर्किंग वाले हैं, जो एमवे, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, वेस्टीज वगैरह के अंदर काम करते हैं, टप्पर पहले हैं, ये नहीं मेरे लिए काम कर सकते। मेरे लिए सिर्फ सर्विस वाले, जिनका काम सर्विस देने का है, ये ज्यादा निश या ज्यादा अच्छे लोग हैं मेरे लिए। मेरे लिए जितने भी थेरेपी जो देते हैं, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी रेकी वाले, ये लोग मेरे लिए काम नहीं करेंगे। एमएलएम वाले मोस्टली, या जो लोग सीक्रेट
जिन्होंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताब, मैनिफेस्टेशन वाली किताब है ना, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, कुछ ऐसी किताबें पढ़ रखी हैं, जो सुबह शाम कोशिश करते रहते हैं मनी आ जाए, मनी आ जाए, इसी थॉट प्रोसेस में बिलीव करते रहते हैं, वो वाले लोग मेरे साथ लंबे नहीं चलेंगे। जिनका काम B2B है या B2G, यानी कि जिनका काम बिजनेस टू बिजनेस चलता है, जैसे कि कोई बंदा बोतल मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो बोतल मैन्युफैक्चर करके किसी दूसरे बोतल बिजनेस ओनर को दे रहा है या गवर्नमेंट को दे रहा है, वो वाले काम नहीं चले मेरे साथ में। मेरे साथ काम आएंगे D2C वाले, यानी कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेट करते हैं, जो उस लाला से, उस बंदे से या उस पर्सन से मिलते हैं जो चीज को खुद कंज्यूम कर रहा होता है। यानी कि जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं जी मैं तो 15,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आफत आ रखी है, इसका मतलब वो बंदा ओपन ही नहीं है लर्निंग एंड ट्रेनिंग कोचिंग लेने के लिए, कि मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो आ जा मेरे पास 15,000 रुपये लेके, बट कह रहे जी वही नहीं है मेरे पास। तो वो वाले लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं रहे, उनका माइंडसेट ही नहीं इस चीज को लेके। जिनके बीइंग में राइट, मुझे पता है, मैंने बहुत साम काम बिजनेस किया है वैसे, आपको क्या पता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ। ऐसे लोग मेरे से लंबे नहीं चलेंगे। जिनके एस्पिरेशंस हाई हैं कि भाई कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, कर कर दिखाना है, और मैं कर सकता हूँ, आम ब्रह्मास्मि, आई एम ए वेरी बिग, वो इस तरीके की फिलोसफी रखते हैं, बट उनका डूइंग नहीं होता। जब मैं उनसे बात करता हूँ 6 बजे उठ जाओ, डे प्लान कर लो, अपना DPR भर लो, वो एक्शन नहीं करते, तो मेरे को दिख जाता है कि इसका एस्पिरेशनली वैल्यू हाई है, सपनों में ही इसकी विचारधारा स्ट्रोंग है। जो एक्शन टेकर नहीं है, स्टोरी मेकर है, कि उनके पास किसी भी काम को ना करने का कोई ना कोई एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन होता है। जिनका इमोशनल और इगोइस्टिक थोड़ा हाई होता है, उनको अगर कोई मैं बात बोल दूं एज ए क्रिटिक, कोई चीज समझा दूं, वो दिल पे ले जाते हैं, और वो चुपचाप अपना कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत मेरे से कम कर देते हैं और मेरे से दूर हो जाते हैं। तो ये C कैटेगरी की ऐसे धीरे 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 करके एक लिस्ट बनी, और मुझे समझ में आ जाता है, जब मैं बंदों से बात कर रहा होता हूँ, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ रहा होता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, कहाँ तक जाएगा। तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी, तो मुझे पता होता है कि यार ये बंदा वो वाला नहीं है जिसको मैं सर्व करना चाहता हूँ। बिकॉज बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, हम सर्व कर रहे होते हैं क्लाइंट को। जैसे हम भगवान को सर्व करते हैं, इसे बोलते हैं ना भगवान है क्लाइंट हमारे लिए, तो भगवान को हम जैसे सर्व करते हैं, ऐसे में क्लाइंट को सर्व करना होता है पूरी दिल से, जान से। बट पहले देखो तो भगवान कौन सा है, क्योंकि आप हर भगवान को नहीं सर्व कर सकते ना। एज ए ह्यूमन आप कुछ भगवानों से अच्छा रिलेट करते हो, कुछ से थोड़ा कम करते हो, कुछ से कुछ दूसरे तरीके के लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। तो आप पहले महसूस तो कर लो मेरे भाई कि आपका भगवान कौन सा है। हर इंसान थोड़ा ना भगवान हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे आप देखोगे कि यार ये वाले क्लाइंट जो है ना, एक कैटेगरी के, ये मेरे लिए भगवान की तरह हैं। इनसे काम करके खुशी होती है, पैसा मिलता है, उन्नति मिलती है, सजेशन मिलते हैं, आइडियाज मिलते हैं। इसी तरीके के लोगों के साथ मुझे काम करना है, इसी तरीके के लोगों के साथ फोकस करना है, C कैटेगरी के लोगों के साथ नहीं फोकस करना है। तो ये ऑलरेडी शीट है जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ, ये भी आपकी एक परमानेंट डिजिटल एसेट की तरह काम करेगी, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जब मैं इस तरीके की चीज की बात कर रहा हूं, जब आपने नाम लिखे हैं, तो इन नाम को लिखने के बाद में आपको करना क्या है, इन लोगों के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है आपने। यानी कि आपको देखना है कि ये बंदे किस तरीके के हैं। जैसे मेरे पास जितनी मेल जेंडरी है वो ज्यादा है सीखने वाली, फीमेल थोड़ी सी कम है। जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता है, जिनका मेरे को पता है कि यार या तो अकेले हैं या 4 5 10 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है। तो आप जितना डिफाइन करोगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिए हैं, आप उतनी ही क्लैरिटी लेकर आ पाओगे कि आपकी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस है कौन सी, आपके वो A कैटेगरी के क्लाइंट कौन से हैं। और इस चीज को मैं खुद भी कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि एक परमानेंट एक्सरसाइज है, जो सदा सदा आपको काम आएगी, आपकी एक डिजिटल एसेट बन जाएगी। आपको पता रहेगा जब आप अपनी मार्केटिंग में लोगों को हायर करोगे कि भाई देखो इस तरीके के जो लोग होंगे ना, उनको आप रखो, इस तरीके के जो लोग होंगे मत रखो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी जो को फाउंडर है प्रियंका, मैंने उनको बता रखे हैं इस एक्सरसाइज को, जब उनके साथ किया और वो इसके ऊपर काम कर रही थी, तो मैंने प्रियंका को बोला कि प्रियंका, कोई भी क्लाइंट आके AC गर्मी गर्मी, ठंड चाहिए, आपका AC कूलिंग नहीं कर रहा है, इस तरीके की बातें करता है, तो वो क्लाइंट आपके साथ लंबा चलेगा ही नहीं।
क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा बाबूजी दिखा रहा है। ऑफिस में बैठे हुए 50 लोगों को इतनी दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ उसको हो रही, तो उसका मतलब वो कम पैसे दे के ज्यादा लग्जरी चाह रहा है। बट को वर्किंग वो वाला कल्चर नहीं देता है। को वर्किंग कल्चर देता है कि आप पैसे बचाओ और अपने काम पे ध्यान लगाओ, ना कि थोड़े से पैसे दो और बाबूजी बन जाओ 5 स्टार होटल की तरह। तो इस विचारधारा के लोगों को प्रियंका तू लंबे टाइम तक हैंडल नहीं कर पाएगी। जो इंसान तेरे पास आता है और वो कहता है कि जी मेरा फॉरेन का काम है, बच्चों को प्लेस करने का, उनकी जॉब लगवाने का, उनको एजुकेशन देने का, ऐसा कुछ करने का, वो तेरे साथ लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि वो यहाँ दिखावा करेगा इस ऑफिस में आके। जो बंदा कह रहा है जी मेरा नाइट शिफ्ट का काम है, मैं कॉलिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो तेरे साथ लंबा नहीं चलेगा। तो जब उसने अपने सी कैटेगरी के क्लाइंटों को देखा तो उसको समझ में आ गया कि यार ये जितने भी क्लाइंट छोड़कर गए थे, जितनों ने हमें दर्द दिया था, जो पेमेंट रोक लेते थे, वो सारे सी कैटेगरी क्लाइंट थे। अगर पहले से उसने एक्सरसाइज कर रखी होती, या हमने बहुत सीरियसली उस एक्सरसाइज को कर रखा होता, तो हमें पहले पता लग जाता है कि यार इस क्लाइंट के साथ काम करना है, इसके साथ नहीं करना है। बिकॉज यू हैव टू चूज योर गॉड, कि आपको किसकी आराधना करनी है, किससे आपका दिल जुड़ा हुआ है, आपको चूज करना है। हम हिंदुओं में भी अगर हम देखें, हैं तो बहुत सारे देवी देवता, बट कुछ ऐसे भगवान होते हैं उससे आप ज्यादा रिलेट करते हो, जैसे कृष्ण भगवान या शिव भगवान या राम भगवान। वो आपका थोड़ा ज्यादा इंक्लाइनिंग नेचर होता है, साईं भगवान। तो आप रेस्पेक्ट सबकी करो, मैं नहीं कह रहा उसकी रेस्पेक्ट मत करो, बट आपको ये पता है कि यार मेरा अलाइनमेंट इस सी कैटेगरी के लोगों के साथ नहीं है, मैं क्यों ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट लगाऊं, क्यों ज्यादा दिमाग लेकर आऊं। नेक्स्ट, जब आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार ये वाले क्लाइंट मेरे ए कैटेगरी के हैं, तो आपको उन क्लाइंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसकी नीड है, क्या वो तलाश कर रहा है, और क्या उसकी डिजायर है, उसकी चाहत क्या है। उसको चाहिए तो कोवर्किंग ऑफिस, ताकि वो बैठ सके, बट वो चाह रहा है कि एक ऐसा कोवर्किंग ऑफिस मिल जाए कि वहां का लड़का मेरा चेक भी डाल के आ जाए, वहां सातों के सातों दिन मेरे ऑफिस भी खुला हो, वहां मेरे से लोग पैसे भी कम ले, कहीं भी ना हो मेरे पास पैसे तो मेरी बात भी समझ ले, यार देख मैं तो स्ट्रगलिंग बिजनेस ओनर हूँ, अकेला हूँ, दिक्कत हो रही है, तो तू इस महीने पैसे ना ले। तो उसके डिजायर में है, उसका पेन क्या है। उसका पेन ये है कि वो खुद अपने बिजनेस को हाइट्स पे नहीं ले जा पा रहा, वो खुद स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसके पास टीम नहीं है, उसके पास क्लाइंट नहीं है ज्यादा। चैलेंज क्या है, वो अपने अंदर सुधार नहीं करना चाह रहा, वो लर्निंग टू ओपन नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं ऐसे पैसे बचा बचा के अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से डील कर दूंगा। उसको हायर करना नहीं आता। अगर वो अपनी टीम में एक बंदा दो बंदा हायर कर ले, वो सोचता है कि जिसको मैंने हायर किया है यही बंदा कल से चीता बन जाए और मेरे लिए क्लाइंट लेकर आए। उसका माइंडसेट ये होता है। तो जब आप अपने यहाँ आने वाले क्लाइंटों को इन डिटेल समझते हो, क्या उनकी नीड है, क्या डिजायर है, क्या पेन है, क्या चैलेंजेस है, तो तभी आपको पता लग जाता है बातचीत में कि भाई ये बंदा चलेगा नहीं चलेगा आपके साथ। कि ये ए कैटेगरी का क्लाइंट है, इसकी विचारधारा से लगता है तो है ही नहीं ए कैटेगरी का, ये बातें कुछ और कर रहा है। तो आपको एनर्जी नहीं लगानी ना, क्योंकि यू हैव टू चूज होम यू आर गोइंग टू सर्व। क्योंकि बिजनेस आपका है तो क्लाइंट भी आपका है, और क्लाइंट चूज करने का तरीका भी आपका होना चाहिए। हर इंसान, इसी में लिखा होगा, हर इंसान जिसके पास पैसा होता है वो आपका क्लाइंट नहीं होता है। बिकॉज आपको राइट कस्टमर चूज करना है। राइट कस्टमर कौन होता है? कस्टमर एक बार खरीदता है और राइट कस्टमर बार बार खरीदता है। तो हमें ऐसे लोगों को सर्व करना है जो आपके पास बार बार आए, ना कि ऐसे लोग जो आपको परेशान कर कर चले जाए। तो इस बेसिक की क्लैरिटी होना बहुत मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि मैं भी इसी तरीके से दिमाग लगाता था, बहुत सारा समय पैसा और अपना खून जलाता था। अब मेरे को समझ में आ गया है, जब मैं एज ए कोच एज ए मेंटोर बना, कि भैया जो सिखाना चाहता है पहले उसकी खुद प्रैक्टिस कर, तभी लोगों को समझा। बिकॉज हमें वो लोग चाहिए जिनके साथ हम राइट लोगों के साथ काम कर सके, ना कि एनीबडी। कि जैसे मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ बातचीत में, मुझे एहसास होता है कि आपके क्लाइंट कौन है, किन की आप तलाश कर रहे हो। कोई भी जिसको लोन चाहिए, कोई भी जो रिक्रूटमेंट करना चाहता है, कोई भी जिसको सीसीटीवी चाहिए,
तो जब आपने वर्ड ये लगा दिया कोई भी, तो भाई इसका मतलब आप उस अगले बंदे को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। मेरे जब कोई पूछता है कि योगेश्वर कौन लोग तेरी गाइड प्रोग्राम में आ सकते हैं, मैं उसको बताता हूँ कि यार ऐसे लोग जो सोलोप्reneur हैं, जिनके पास 5 7 10 लोगों की टीम है, जो स्टार्टअप हैं, जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि यार मेरे से ना हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, कोई मुझे डायरेक्शन दे दे, क्लैरिटी दे दे। इस तरीके के लोगों की मैं तलाश कर रहा हूँ। तो अगले को मैंने क्लैरिटी दे दी थोड़ी सी, और साथ में मैं उसको बता देता हूँ कि यार मेरे को ना ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए अभी, जो जिनके पास ना 15 20 30 लोगों की टीम है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बिजनेस ओनर नहीं चाहिए, ये वाले बिजनेस ओनर चाहिए अभी, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अगले बंदे का दिमाग चलने लग जाता है, हाँ ऐसे वाले ये लोग हैं मेरे पास, ऐसे वाले ये वाले लोग हैं। एनीबडी कांट बी योर क्लाइंट हु हैज मनी। इस चीज को आज गांठ बांध लो, अपने जहन में ले जाओ, अपने बिलीफ सिस्टम में उतार लो कि हर इंसान जिसके पास पैसे होते हैं वो क्लाइंट नहीं होता, क्योंकि पैसे तो सबके पास हैं। अगर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। बीएनआई के अंदर ये बार बार बताया जाता है, सिखाया जाता है कि इफ यू कैन डिफाइन दैम यू कैन फाइंड दैम। तो डेफिनेशन उसकी इतनी सटीक क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपके नए टीम मेंबर को, अपने एम्प्लॉय को, आपसे जुड़े हुए किसी बंदे को जिसके साथ आप रेफरेंस शेयर करना चाहते हो, उसको आप जाकर बताओ, तो आप समझा पाओ कि भाई देखो मैं इस तरीके के लोगों की तलाश कर रहा हूं और इस तरीके की नहीं तलाश कर रहा हूं। तो नहीं बताना भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मेरे एक मित्र हैं गुरप्रीत भाटिया, बहुत अच्छे मित्र हैं, उसको मैंने ये चीज सिखाई कि फाइंडिंग द राइट कस्टमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कवरिंग द रॉन्ग कस्टमर्स। क्योंकि आपको अगर रॉन्ग कस्टमर के बारे में पता लग गया, तो एटलीस्ट राइट कम हो या ज्यादा हो, बट ये पता लग जाएगा रॉन्ग के पास नहीं जाना है। सेम बेसिस पे वर्किंग विद द राइट फिट इज द रेसिपी ऑफ ए स्टेबल बिजनेस ग्रोथ। जो मैं बात करता हूं कि मैं आपके बिजनेस में 2x ग्रोथ लाऊंगा, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा, आपसे कुछ ऐसे काम कराऊंगा कि वो परमानेंट आपके हमेशा काम आएंगे। तो क्यों जरूरी है राइट कस्टमर आइडेंटिफाई करना? थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे यहाँ पे कि भाई क्यों जरूरी है कि आप राइट कस्टमर आइडेंटिफाई करो। क्यों राइट कस्टमर से हमें ग्रोथ मिलती है, हर क्लाइंट से क्यों नहीं मिलती? एक छोटी सी शेयरिंग करेंगे। हाँ सर। जी विवेक। सबसे पहले तो चिक चिक बहुत होती है कस्टमर के साथ में कि अगर कस्टमर सही नहीं है तो हम्म डील से लेके एडवांस से लेके और एंड तक जो मान लो 2 बार 3 बार में पैसा हमने फिक्स किया है कि यार आपको दो इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है या 3 इंस्टॉलमेंट में देना है या जो भी आपका डील हुआ है पेमेंट टर्म्स को लेके, बिल्कुल सही। तो वो उसी को लेके बहुत चिक चिक होती है। अगर वो पहले से ही माइंडसेट राइट नहीं है या अपन पहचान नहीं पाए तो वो डे फर्स्ट से पहले दिन से ही तकलीफ होती है तो आखिरी तक चलती है। हम्म। ये बिल्कुल सबसे सही। बड़ा इशू है। और फिर हम्म उसके बाद में सेकंड चीज क्या होती है कि जो डिलीवरेबल्स आपको करने हैं, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का केस है, हम्म मान लो कोई जो भी डिलीवरेबल्स थे वो कर दिए, फिर भी हम्म उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो हम्म आफ्टर डिलीवरिंग भी वो जितना भी टाइम वो कस्टमर जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक बहुत चिक चिक होती है। इवन नेक्स्ट ईयर जब आपका एएमसी लेने का टाइम आता है, सब्सक्रिप्शन लेने का टाइम आता है, फिर भी होता है। हम्म ऑलवेज चलता ही रहता है वो साइकिल, नॉन मतलब नॉन एंडिंग साइकिल है वो। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि मतलब वो एक क्लाइंट जो चिक चिक वाला है, वो सी कैटेगरी का क्लाइंट है, वो आपके जो 9 क्लाइंट बचे थे ना, या 10 क्लाइंट जो आपके पास थे, उसके मजे को भी करकरा कर देता है, वो आपके पूरे दिन को दिक्कत में कर देता है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो आपने लिखा ना सी कैटेगरी के 2 4 लोगों के नाम, अशोक जी, देव जी, संदीप भाई, विनोद जी, गिरजा जी, तो क्या फीलिंग है उस सी कैटेगरी के लोगों से? क्यों नहीं चाहिए ऐसे लोग, सर सोचकर देखो ना। जी देव सर। सर हाँ सर, सभी को नमस्कार। पहले जी जी। तो एक्चुअली मैंने जो समझा ना अभी तक, जो जब से मैं काम कर रहा हूँ, एक जो मैं गड़बड़ी करता हूँ कि मैं किसी से एडवांस नहीं लेता कि हम्म आपको मेरी सर्विस पसंद आए तो पैसे देना, नहीं तो मत देना। हम्म इसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग बाद में इतने चक्कर कटाते हैं और देते ही नहीं है। तो मुझे हम्म लगता है कि जिसके पैसे, अब मुझे अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, जिसके पैसे आगे वही मेरा क्लाइंट है। अदरवाइज पहले वो मेरा क्लाइंट होता है, फिर मैं उसका क्लाइंट बन जाता हूँ। बिल्कुल सही। अभी हाल फिलहाल ऐसा हुआ है मेरे साथ कि पेशेंट गुजर गया, वो दाह हम्म संस्कार भी करके आ गए। अब मैं हम्म उनके पीछे भाग रहा हूँ, वो कह रहा है हम्म आज मैं यहाँ जयपुर गया हुआ हूँ, आज मैं यहाँ गया। अब पहले वो मुझे कॉल करता था, अब मैं उससे कॉल करता हूँ, फिर आपसे उस हाँ दिन मिला मैंने।
लास्ट टाइम। तो फिर उसको मैंने कैटेगरी एक स्टाफ लगा दिया, भैया इसको एसओएस करते रहना, हर 4 दिन 5 दिन बाद भाई साहब मेरी तनख्वाह कट जाएगी, आप प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरी तनख्वाह कट जाएगी, ऐसे करके। तो अब मैंने अपना पैटर्न बनाया कि एट एनी कॉस्ट जो भी डील करूं भाई, चाहे 1 हफ्ते का एडवांस दो, एडवांस से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर अभी लागू नहीं किया, आने वाले समय में मुझे लगता है कि मुझे इसको लागू करना है। जो पैसे दे देगा वही क्लाइंट है मेरा। अदरवाइज ये पैटर्न खराब है कि भाई सर्विस पसंद आए तो देना, नहीं तो मत देना। सारा खाना खा लिया, लास्ट में एक चम्मच बचा गया, उसमें बाल निकल के आ गया, यस, सर आपका खाना ही खराब है। एक चीज ना अभी आप लोगों को सिखा बता देता हूँ, है तो ये मेरे 6th क्लास का माल, कि जब भी आप क्लाइंट से फॉलो अप करते हो तो आप एक बेसिक चीज मिस कर देते हो जो आपको आपके फोन में डालनी है और अपनी टीम के, अपने आसपास के दोस्तों को भी सिखानी है। वो क्या है? रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4। जब भी आप उसको मैसेज भेजते हो तो हर बार रिमाइंडर की सीक्वेंस को बढ़ाओ। जैसे रिमाइंडर 3 लिखा जाता है, जैसे रिमाइंडर 4 जाता है, अगले को परेशानी हो जाती है क्योंकि आप उसको होल्ड टू अकाउंट कर रहे हो। तो छोटी छोटी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सा बदलाव लेकर आऊंगा। विनोद सर, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? मैं नहीं शेयर भी करना चाह रहा हूँ, मैं पूछना ज्यादा चाह रहा हूँ। जैसे आपने लिखा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। जी। अब जैसे बड़े क्लाइंट है मेरे, जैसे HDFC बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, तो वहां लगता है कि लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि इन लोग का क्या है, बिजनेस भी ये लोग हमें देते हैं और पेमेंट भी क्लियर करते हैं। तो और मैंने देखा है ज्यादा पेमेंट की बात कर लो तो ये लोग फिर थोड़ा बात करना अवॉइड करने लग जाते हैं आपसे आगे बिजनेस देने में भी। तो इसमें ना धीरे धीरे हम बिल्ड करेंगे, इसलिए 90 दिन की जर्नी चलेगी। सबसे पहले हम अपने बीइंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जो मैं पहला फोकस करता हूँ आपकी बीइंग, आपके बिलीफ सिस्टम पे फोकस करता हूँ। जैसे आप बीइंग बिलीफ होता है ना, तो आपको पता है मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंडियंस का अपना बिलीफ सिस्टम, सेल्फ लव, अपने प्रति लगाव बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। उसी वजह से हम दूसरों को प्लीज करते हैं, दूसरों से अप्रिशिएशन लेते हैं, दूसरों की बातों को सुनना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा, इसको आप लिख सकते हो सॉफ्ट रिमाइंडर 1, सॉफ्ट रिमाइंडर 2। अगर आपको लगता है ऐसा क्लाइंट है तो सॉफ्ट वर्ड डाल दो। आपको लगता है ऐसे ऐसे कराए, उसको एहसास दिलाना है, उसको समझाना है कि भैया पैसे दे, तो खाली रिमाइंडर भेज दो, रिमाइंडर 1 2 3। बट जैसे आपका 2 3 जाता है ना भाई साहब, आगे से अगले को परेशानी होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। और सोचकर देखो, जहां आपका रिमाइंडर 4 चला गया है, 5 चला गया है, तो आपको वहां कहाँ याराना निभाना उस बंदे के साथ? वो आदमी है ही नहीं, है ही सी कैटेगरी का वो, कि भाई सर्विस ले ली, वो दे वाली भाई की बात है, अब मैं उसका क्लाइंट बन गया, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी ना था वो करने का। तो दैट इज द थिंग। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इस पूरे प्रोसेस से, कि एक आपको आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा वैसी भाई। ये आपने जो बोला ना, अभी तक का मैं आपको बताऊं, अपना जो आपने बिलीफ सिस्टम याद करी है और उससे कोरिलेट कर रहा हूँ। मैं काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, बट आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि प्रोफेशनल रिलेशन बिजनेस के लिए होते हैं, मनी के लिए होते हैं। और शायद 90% टाइम मैं क्या कर रहा था कि भाई चलो अपने को अच्छा दिखा रहे हैं, रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। ये भूल के साले तुम रिलेशन कर किस ले रहे हो? तुम आए तो धंधे के लिए थे उससे। तुम्हारा भाई थोड़ी है वो जो उसको तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे हो। मतलब बहुत बड़ा आज का पूरा मतलब मस्त ज्ञान लगा मुझे, बहुत बड़ा आंखें खोल दी इस स्टेटमेंट ने। और विनोद भाई की ये जो ज्ञान मिला ना, इसको मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा, कि सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वही ऐसे ऐसे चाहिए। एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज कराऊंगा आपके साथ में, कि भैया देख ले तू उसके साथ है क्यों। जब तेरे को पैसा ही नहीं आ रहा तो उसको पूछना, हाँ, फोन करके, कि भाई मैं बिल्कुल। तेरे को इतने साल से जानता हूँ, आज तक तूने एक रेफरेंस भी नहीं दिया। मैं समझ गया तू क्लाइंट नहीं बना, रेफरेंस नहीं दिया, तो रेफरेंस देना भी तो एक पैसे में मदद करना है। तो क्या हमसे गलती होगी, क्या ऐसी गुनाह होगी, कैसे मैं उसको सुधारू, बताओ। तो दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम पीपल, सो दैट वी कैन रिलेट कि हमें कैसे रेफरेंसेस मिलेंगे। तो अब हमने जो एक्सरसाइज करी कि क्यों हमें राइट क्लाइंट के बारे में तलाश करनी है और क्यों हमें ये लिखना है माल, क्योंकि मैंने ये पूरा लिखा हुआ है। आप अगर मेरी देखोगे, क्या उसके पेन है, क्या नीड है, क्या डिजायर है, क्यों मुझे राइट की ही तलाश है, कैसे मुझे बातचीत से पता लग जाता है कि इसके साथ लंबा चलेगी कहानियां, नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ना चिक चिक नहीं करनी, बहुत ज्यादा चिक चिक होती है, फिर बाद में उसके साथ प्रॉफिट्स बचते ही नहीं है, वो फॉलोअप में कहानी चली जाती है। उस ऐसे बंदों के साथ में एफर्ट्स बड़े कम लगते हैं, क्योंकि जब राइट फिट होगा तो कम लगेगा ना समय, समझेगा, सीखेगा, गलती होगी तो एक्सेप्ट भी करेगा, ना क्या कि मेरे निकालेगा, मैं मेरे साथ कंफर्ट स्पेस में रहेगा, मुझे भी अप्रिशिएट करेगा, मेरे कामों को भी करेगा, मुझे भी दो तरीके की बातें बताएगा, सिखाएगा, मुझे रेफरेंसेस भी देगा, किसी न किसी से कनेक्ट भी कराएगा। तो ऐसे लोगों को सर्व करूंगा तो ज्यादा खुश रहूंगा और ज्यादा लाइफ में प्रोस्पेरिटी लेकर आ पाऊंगा, ज्यादा कर पाऊंगा। तो दैट इज अबाउट द क्लाइंट। तो अब तक हमने ये समझा कि भाई आपको अगर बिजनेस में पैसा लाना है तो आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचकर आना है। तो जिसको बेचकर आओगे
उस बंदे के बारे में एक बार समझ तो लो, जान तो लो कि वो बंदा है कौन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके पैटर्न को। और जो नहीं है आपका क्लाइंट, जो आपके लिए चैलेंजिंग क्लाइंट है, सी कैटेगरी क्लाइंट है, उसको आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि अगर आपको आभास हो जाए कि सी कैटेगरी क्लाइंट है तो नहीं रखना ना किसी भी तरीके से। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम अपने नए अलग टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई शुड वी नो अवर बीइंग और वैल्यू सिस्टम। जो हमने 36 गुण की एक्सरसाइज की थी कि भाई आपके 36 गुण जो पंडित ने बताए थे, आपकी बीवी से मिलाए थे, और उस बीवी के साथ आज तक कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े चिकचिकबाजी चलती रहती है 36 32 या 34 गुण मिलने के बाद भी, तो भाई वो गुण थे कौन से, कौन सी वो ऐसी बातें थी जिससे उसने कहा जी तुम दोनों का तो बढ़िया काम होने वाला है। तो ये गुण जो बेसिकली होते हैं, ये आपका एक वैल्यू सिस्टम होता है, आपकी बीइंग की, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रेट होती है। तो ये एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट डे की क्लास में इसीलिए कराई थी ताकि आप जब ह्यूमन से मिलते हो तो आप ह्यूमन से अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से मिलते हो, आपके विचारों की वजह से मिलते हो। तो आपके कौन से विचार नहीं हैं, अगर आप ये पता कर लो और अगले बंदे में दिख जाए यार इसके ये विचार हैं, इसकी तरफ ही इंक्लाइंड है बंदा ऐसे विचारों की तरफ, तो हमारी कहानी इसके साथ लंबी सी नहीं चलेगी, इसके साथ ज्यादा सा फोकस नहीं रहेगा। तो आपको अपने क्लाइंट आइडेंटिफाई करने में, अपने टीम मेंबर आइडेंटिफाई करने में, अपने कोको पार्टनर, रेफरल पार्टनर बनाने में, अपने आसपास के लोगों को लाने में, इन्वेस्टर लाने में बड़ी मदद मिलती है जब आपको वैल्यू एक्सरसाइज के बारे में पता है, वैल्यूज के बारे में पता है। योर आइडियल क्लाइंट इज योर आइडियल लुक लाइक, सो वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आप जिन लोगों की तलाश कर रहे हो, जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, आपको उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करना है। जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजें हैं, यानी कि आपको पैसा मांगना नहीं आ रहा, लोगों को क्लियर शब्दों में प्रोफेशनल रिलेशन से समझाना नहीं आ रहा कि भाई तेरी मेरी रिलेशनशिप का बेस था पैसा, पैसे के लिए तो दिक्कत कर रहा है मेरे साथ में, फिर ऐसे रिलेशनशिप का करूंगा क्या। तो ऐसे बोलने में शर्म आती है, झिझक आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वैल्यू सिस्टम कुछ विचारधाराओं से रुका पड़ा है, कुछ चीजें आपने ऐसे सीख रखी हैं जो हमें अभी अनलर्न करनी है। प्लस डिफाइन योर वैल्यू सिस्टम एज, जैसे कि मैंने अपनी वैल्यू सिस्टम डिफाइन कर रखी है, मेरी कंपनी की भी और मेरी पर्सनल भी। जैसे मेरी कंपनी की वैल्यू एक्सरसाइज में है कि हमें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पे फोकस करना है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका कमिटमेंट, जिनका प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारे लोगों का प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि ह्यूमंस है, कई बार प्रॉमिस छूट जाते हैं। तो मेरी दूसरी एक्सेस वैल्यू निकल कर आती है क्लियर कम्युनिकेशन, कि अगले का प्रॉमिस तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, क्या उसने क्लियर कम्युनिकेट किया, क्या वो पहले से प्रोएक्टिवली उसने मेरे को इन्फॉर्म किया। चलो उसने प्रोएक्टिव बताया भी नहीं, तो क्या एक्सट्रीम ओनरशिप ली। दैट इज माई थर्ड वैल्यू सिस्टम। एक तो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, बताया भी नहीं, और गलती भी मेरी निकाल रहा है, मेरी कंपनी की निकाल रहा है, तो यानी कि उसके अंदर एक्सट्रीम ओनरशिप की कमी है। चौथी हमारी वैल्यू सिस्टम निकल कर आती है, दैट इज वर्क एंड रिजल्ट फोकस, कि भाई काम पे और रिजल्ट पे बात करो, एफर्ट पे बात मत करो। ये देखो मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा, क्या हुआ जी, काम कर कर क्या दिखाया। मजदूर भी 4 ईंट रखकर कहता जी देखो 4 ईंट रख दी, दिखा दी मैंने। तो मैं अपनी टीम से, अपने से जुड़े हुए लोगों से बात करता हूँ कि एफर्ट की बात मत करो, मेरा वैल्यू सिस्टम मेरी कंपनी का कहता है वर्किंग और रिजल्ट की बात करो मेरे से। फिर मैं बात करता हूँ उसके साथ में लव सेलिंग, कि आपको अगर सेल करने से दिक्कत है, आपको किसी से झिझक है पैसे की बात करने में, मांगने में, तो आपका वैल्यू सिस्टम मेरे साथ मैच नहीं करेगा। और छठा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि अगर आप एज ए टीम मेंबर, एज ए क्लाइंट, एज ए वेंडर सीखने में, नई नई चीजें जानने में नहीं इंटरेस्टेड हो, तो लंबी कहानी नहीं चलती। क्योंकि मैं लर्नर हूँ, मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे, वर्कशॉप पे, सेमिनार में कहीं ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो वैल्यू सिस्टम कुछ ना कुछ तो मैच होना चाहिए ना। आपको अगर ये पता करना, तो एक चीज सिखा रहा हूँ आपको जो उस दिन भी मैंने बताई थी, आपको मोटा मोटा ही देखना है कि अगले की विचारधारा मी वैल्यू सिस्टम से ड्राइव होती है या वी से ड्राइव होती है। कि यार मेरा क्या फायदा, मुझे कुछ मिलेगा क्या, मैं क्यों जाऊं।
या बी से होती है कि यार मुझे ना सब लोगों का भला करना है, मुझे ना उसके भी काम आना है, यार उसको तो बुरा नहीं लग जाएगा ऐसा मैं बोलूंगा, यानी कि वो पहले दूसरे की सोच रहा है। तो जब आप इस छोटे से ही पैरामीटर को अगर आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कितने लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक चलेगी। इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, यहाँ पे कोई गुड और बैड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बात ये हो रही है कि आपका वैल्यू सिस्टम किसके साथ चलेगा। जैसे कि मेरा वैल्यू सिस्टम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, मैं सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, बियर, दारू पीने, ये सारी चीज में दूर रहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो पीते हैं मैं उनको नफरत करता हूँ, जो पी रहे दे आर एंजॉइंग, मैं उनको मना भी नहीं करता, बट मैं ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करता हूँ। तो अगर कहीं पे इस तरीके की पार्टी, कहीं किसी इस तरीके की चर्चा हो रही है तो मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइंड नहीं है। तो क्या अलाइंड नहीं है ये जानना भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है। किसी इंसान ने किसी के पैसे मार लिए हैं और मारने के बाद में वो उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा है, यार मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं ऐसे लोगों से बचता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पैसे नहीं हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, बट ग्रेटिट्यूड तो रखो, क्या मेरे पास नहीं थे, मैं दिक्कत कर पाया, ऐसी स्थितियां थी, उसने मेरी बड़ी मदद करी, अभी देने हैं, कभी ना कभी दूंगा। तो अगर उसके वैल्यू सिस्टम में ऐसी बातचीत है परिस्थितियों के से रिलेटेड, तो शायद मैं रिलेट करूंगा। और उसके दिमाग में एरोगेंस है कि मैंने देखा ऐसा कर दिया, तो मेरे को लगा उसके साथ चलेगी नहीं, मैं थोड़ा उसको अवॉइड करता हूँ। तो मैं उसको, वो कहते हैं ना, हेट्रे नहीं करता, बैड नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो उसका वैल्यू सिस्टम है, उसको वैसे लोग मिल जाएंगे। जैसे हमारे कॉलेज स्कूल में बोलते थे हमारे प्रिंसिपल कि ढेड़ को ढेड़ गंगा जी के घाट पे मिलता है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है भीड़ में, उसको उसी प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, उसी विचारधारा के लोग मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा ओरा, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो हमें अगर अच्छे लोग अट्रैक्ट करने हैं तो सबसे पहले अच्छा अपने आप को बनाना है, अपने वैल्यू सिस्टम को सुधारना है, अपने विचारों के अंदर क्लैरिटी लानी है। क्योंकि जब विचारों में क्लैरिटी आती है तो हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि शिफ्ट आप लोगों को याद है, मैंने वैल्यू एक्सरसाइज जब कराई थी 10 पॉइंट वाली, 5 मिनट में ही आप सारे पलट गए थे कि नहीं नहीं सर, ये पहले वाली बात गलत है, दूसरे वाली सही है। तो जब आपको क्लैरिटी आती है, नई लर्निंग होती है, तो आप अपने आप को और सुधार सकते हो, आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि गैस वर्क से काम नहीं चलेगा आपके बिजनेस में, कि भाई आपको मार्केटिंग ट्रायंगल लगाना है आपके बिजनेस में। मार्केटिंग ट्रायंगल मतलब कि कौन सी आपकी मार्केट है, उस मार्केट पे क्या मैसेज भेजोगे और किस मीडियम से भेजोगे। ये जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपकी मार्केट क्या है। मार्केट मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपको लगता है कि सब लोग मेरी मार्केट हैं, तो इसका मतलब आप गलत अप्रोच यूज कर रहे हो। आपको मार्केट की क्लैरिटी है तो आपको मैसेज ड्राफ्ट करने में आसानी होगी। आप नोटिस करना, मेरा मैसेज हमेशा इंग्लिश होता है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर आता है, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन को ही पढ़ती है। मैं बहुत सारे फैंसी हाई इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज नहीं करता अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ जो दिल से दिल की बात करना चाहते हैं, हिंदी में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलेंगे बट बहुत ज्यादा सी ऐसी इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलेंगे, उनको मौका मिलेगा तो हिंदी में बात करेंगे। तो कई बार मैं जब नेटवर्किंग मीटिंग में जाता हूँ, कुछ ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, तो वहां जब मेरे को दिख जाता है कि वो इंदा, मैं उससे हिंदी में बात कर रहा हूँ बट अगला आंसर मेरे को हर चीज का इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है कि ये भाई से ज्यादा सी पटेगी नहीं, क्योंकि वो बेसिक सी चीज नहीं समझ रहा है अपनी चीज को, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, ना कि इंप्रेस करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, जब आपको इस चीज की क्लैरिटी आती है, इस छोटी सी बेसिक की, तो आपको पता लगता है कि आपकी मार्केट, हु आर दी योर यूजर्स, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, उस मार्केट को क्या मैसेज भेजना है, कि क्या आप बोलोगे और क्या आप उसको दिखाओगे। जब आप अपनी इमेज बनाओगे, अपना टेक्स्ट भेजोगे, आपका वीडियो भेजोगे, आप ऑडियो भेजोगे, तो किस तरीके से जाएगा, मेलर की पिच क्या होगी, एसएमएस क्या जाएगा, व्हाट्सएप क्या जाएगा। तो इन सारी चीजों को ड्राफ्ट करने में, शार्प करने में, इनको अच्छा बनाने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि वो क्लाइंट कौन सा है, उसके क्या पेन चल रहे हैं, उस पेन के आसपास आप बात करते हो, प्लस आप किस मीडियम से उस तक पहुंचोगे, कि ये जो टारगेट ऑडियंस है जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं, मैं कैसे इन तक पहुंचूं। आप नोटिस करोगे मेरा जो एसईओ
जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, गूगल एसईओ बोलते हैं, गूगल एडवर्ड्स जो होता है, वो मेरे लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो रेफरल बेस्ड है, एग्रीगेटर बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक बेस्ड है। तो आपको किस मीडियम से अपने क्लाइंट तक पहुंचना है उसको पहचानने में भी आसानी होगी। और मजे की बात, कौन सा आपका चैनल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट तक पहुंचने के 100 तरीके हैं। इवेंट्स होती हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, न्यूज़पेपर में ऐड होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप अपना मैसेज पहुंचाते हो अपने मार्केट तक। बट आप ये देखो कि कौन से मेरे लिए चैनल नहीं है और कौन से मेरे लिए हैं। तो जब आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको ज्यादा अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि मैं किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करूं। तो मुझे ये कैसे पता लगा कि मेरे लिए क्लाइंट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर मैं फोकस करता हूं? तो एक एक्सरसाइज है ये आइडेंटिफाई करने की, जिसका लिंक भी आपके पास होगा, कि आपको अगर वो निश, वो लोग अगर आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनके साथ आप फोकस कर रहे हो वो कैसे निकलेंगे उस स्पेशलाइजेशन एरिया में जाने के लिए। इफ वी आर वर्क इन ए निश, यानी कि स्पेसिफिक उन लोगों को आइडेंटिफाई कर ले कि सब लोग मेरे क्लाइंट नहीं है, कुछ ही लोग हैं, और उन कुछ लोगों को आप आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आप उनको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा खुशी से सर्व कर पाओगे। कैसे मैंने निकाला इसका मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा। मैंने देखा आज तक जो मेरे पास क्लाइंट आए हैं वो किस किस कैटेगरी के आए हैं, किन किन लोगों को मैं सर्व कर पाया को वर्किंग में। तो मैंने कैटेगरी बनाई, जो अकेले हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल टीम ओनर्स हैं, जो ट्रेनर कोचेस स्पीकर्स हैं, एमएनसी कंपनी है, या जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। तो मैंने देखा कि मैं किन लोगों के साथ ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ, किन लोगों के साथ मेरी ऑलरेडी एज ए क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है, किन लोगों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है, किन लोगों को मैं कुछ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, किन लोगों के साथ मैं अपनी ट्रांजेक्शन जल्दी कर सकता हूँ, किन लोगों के साथ प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ। तो जब इसमें मैंने यस नो यस नो यस नो या 10 10 10 किया तो ये रिजल्ट निकल कर आया, और मुझे समझ में आया कि भाई ये वाले लोग हैं जिनके ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा। अभी आगे चल के धीरे धीरे ये इंप्रूव हो सकता है, बट करंट मेरा सिनेरियो, करंट मेरी लाइकिंग, करंट मेरी रीच, करंट मेरी पकड़ इन लोगों के आसपास है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जिसका हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, वो है जो मैं सब लोगों को सिखाना चाहता हूं, दैट इज कोको टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी महारत, जिसकी ब्लेसिंग आपके पास सिंस बर्थ है, बट इस महारत की, इसकी मास्टरी आपको नहीं करनी आई। इसी की एक्सपर्टीज, इसी के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। कोको स्टैंड्स फॉर कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस। कि एज ए बिजनेस ओनर अगर मैं बात करूं, आपके पास एक एसेट थी जिसके साथ इस धरती पर पैदा हुए थे, वो थी कनेक्शंस की पावर। आपको पहले दिन ही आपके चाचा, नाना, मौसा, फूफा, अंकल, बहुत सारे लोग मिल गए थे एज ए कनेक्शन, और टिल डेट आप कनेक्शन ही बिल्ड कर रहे हो, कनेक्शन ही बिल्ड कर रहे हो। तो इन कनेक्शंस के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाए ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पैसा और तरक्की आ जाए, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा को करने से पहले हम एटलीस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ बेसिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है ये समझाने के लिए, जैसे लाइफ का एक साइकिल होता है, ध्यान दीजिएगा अगले 10 मिनट। जैसे लाइफ का एक साइकिल होता है कि आप बर्थ लेते हो, बचपन में जाते हो, जवान होते हो, बुढ़ापे की तरफ जाते हो, और लास्ट में मर जाते हो। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं आपके जीवन की, तो वो जीवन आपका चाइना में हो या चंडीगढ़ में, आपका वो बेंगलोर में हो या बैंकॉक में, हर एक जगह पे ये साइकिल चलता है। तो सेम बेसिस पे आपके बिजनेस का बेसिक साइकिल भी चलता है। आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, सबसे पहले आपको वो जानते हैं, फिर पसंद करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, और उस ट्रांजैक्शन के बाद वो रिपीट या रेफरेंसेस करते हैं। तो यानी कि हम इन जर्नल क्या करते हैं, जब भी हम नेटवर्किंग मीटिंग में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम फोकस क्या करते हैं
कि भाई साहब ये लो कार्ड और चेक भेज देना कल मेरे घर, क्योंकि मैंने आपको कार्ड दे दिया है और मैं लोन का काम करता हूँ, या मैं सीसीटीवी का काम करता हूँ, मैं एचआर का काम करता हूँ। तो माइंडसेट क्या है कि माइंडसेट सीधा हमारा चौथे फेज पे चला जाता है। जैसे पहले के जमाने में होता था ना कि भाई बच्चा पैदा हुआ तेरे घर लड़का, मेरे घर लड़की, तुम क्या कर देते थे, उनकी शादी कर देते। तो उस प्रथा को रोका गया, उसको बंद किया गया। क्यों? क्योंकि आप पहली स्टेज में उस बच्चे से तीसरी स्टेज का काम करा रहे हो, जो उसको जवानी में करना है, जो उसको जवानी में डिसाइड करना है उसके लिए कि भाई शादी होगी किसके साथ होगी या किसके साथ नहीं होगी, तो आप स्किप कर दिया। तो सेम बेसिस पे हम बिजनेस के अंदर अपने स्टेप्स को सीधा छोड़ते हुए फोर्थ पे आ जाते हैं। हमारे इंटेंट में, थॉट प्रोसेस में क्या रहती है? ट्रांजेक्शन हो जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए, ट्रांजेक्शन हो जाए। हम उसके साथ अपनी नोइंग, अपनी लाइकिंग, अपने ट्रस्ट को बिल्ड ही नहीं करते, फोकस सिर्फ 4 पे करते हैं। आपको एक मजे की चीज बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कि छोटी सी एक्सरसाइज मेरे साथ करना। अभी आप अपनी डायरी में अभी एक बार लिखकर मेरे को बताओ या चैट बॉक्स में आंसर करो कि आज तक आपको कितने लोग जानते होंगे। अगर मैं ये कहूं, आपके पास जो डाटाबेस आपकी कंपनी का आपके मोबाइल में, या आपके फेसबुक के फ्रेंड्स, या आपके दोस्त या रिश्तेदार, अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं, चैट बॉक्स में अगर आप लिखकर बताओ कितने लोग ऐसे होंगे आज तक की लाइफ में आपको जानते होंगे। 2000, 5000, 10,000, 20,000। चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि इतने लोग तो योगेश्वर जी मेरे को लगता है आज तक मेरे को जानते ही होंगे, इतने लोगों से तो मेरी जान पहचान हो ही गई होंगी कहीं ना कहीं। जी, गिरजा ने 5,000 लिखा, देव ने 1,000, विनोद जी ने 10,000, विवेक ने 2,000। तो लगभग इतने लोग आपको लगता है कि आपको जानते होंगे। और ये तो वो लोग हैं जिनका आपके पास में डाटा बेस है किसी न किसी रूप में। बचपन से लेके आज तक जो डाटाबेस आपने इकट्ठा नहीं किया, जो आपने छोड़ दिए हैं, अगर वो डाटाबेस भी आपके पास होता तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता। बट मैं आप ही की बात को पकड़ता हूं कि मान लेते आपके पास 3,000, 4,000, 5,000 या 2,000 लोग जानते होंगे। और ये ह्यूमन का रूल है, नेचर है, कि जितने लोग आपको जानते हैं उसमें से 50% लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम सबको पसंद नहीं करते। जैसे आप नहीं करते, ऐसे दूसरे आपको नहीं करते। तो यानी कि अगर आप 5,000 लोगों को जानते हो तो आपको पसंद करने वाले लोग एज ए ह्यूमन कि यार अच्छा इंसान है, ऐसी बात कहने वाले लोग 2,500 ही होंगे। क्योंकि वो कहते होंगे कि इतना अच्छा भी नहीं है। तो जो कहते हैं ना इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब वो पसंद नहीं कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। तो अगर 2,500 लोग आपके पास हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो आप पे विश्वास करने वाले लोग कि नहीं यार आदमी विश्वास के लायक है, ऐसे लोग आपके पास अगर आप देखोगे तो लगभग 500, 700 या 1,000 होंगे मैक्सिमम, जो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और जिन्होंने आज तक आपके साथ ट्रांजैक्शन की है, महसूस करके देखिएगा, ऐसे लोग आपके पास शायद 100, 125 या 150 होंगे, मैक्सिमम 200 लोग होंगे। और कितने लोगों ने आपको रेफरेंसेस दिए होंगे आज तक, जो आपको क्लाइंट तक पहुंचाया होगा? शायद 20, 30, 40 लोगों ने, 50 लोगों ने। तो मोर और लेस ये ट्रेजेक्टरी, ये नंबर्स इसी के आसपास लाई करते हैं। यस और नो? चैट बॉक्स में वो लिखकर बताओ जो मैंने बोला है कि क्या इसी तरीके से ये चीज लाई करती है आपके बिजनेस में, आपके आसपास। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। तो अगर ये ट्रेजेक्टरी ऐसे लैंड करती है, आपको बिजनेस में रेफरेंस देने वाले लोग कम हैं, तो मैं इन 5 चीजों में से, जो 5 चीजें आपके पास लिखी है, तो एक बेसिक प्रिंसिपल जानना चाहता हूं कि अगर आपको किसी से रेफरेंस लेना है तो उस रेफरेंस लेने से पहले क्या आपके ट्रांजैक्शन होना मायने रखता है, ट्रस्ट होना मायने रखता है, लाइकिंग मायने रखता है, नोइंग मायने रखता है। तो आप इसमें एक शब्द लिख दो जी, मुझे लगता है कि किसी से अगर रेफरेंस लेना है तो उसके साथ ट्रांजैक्शन हो तो रेफरेंस बन सकता है, या ट्रस्ट बन जाए तो रेफरेंस बन सकता है, या लाइकिंग हो जाए तो ट्रस्ट बन सकता है, रेफरेंस आ सकता है, या नोइंग हो जाए तो भी रेफरेंस आ सकता है। चैट बॉक्स में एक बार लिखकर बता दो मेरे को, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। ये 5 जो बिजनेस की साइकिल लिखी हुई है, 5वीं साइकिल होने से पहले आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेज उसके साथ होनी चाहिए?
जैसे कि आपको अगर किसी की शादी करानी है तो थर्ड स्टेज होनी चाहिए जवानी, कम से कम। नहीं तो बुढ़ापे में भी करते हैं लोग, बट इन जनरल जवानी होनी चाहिए। ये विनोद सर वो ठीक लिखा है। हर क्लाइंट जो बिजनेस ओनर है वो अपनी नज़र में तो ग्रेट वैल्यू देने की कोशिश ही करता है। मेरा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो हमने 5 चीजें लिखी इसमें से कौन सा वो बेसिक प्रिंसिपल है जो होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मैं आपको बता दूं, समझा दूं, अगर हमें किसी से रेफरेंस लेने हैं तो इन 5 में से सेकंड स्टेज का होना ही काफी होता है। अगर किसी इंसान की लाइकिंग आपके साथ है वो आपको रेफरेंस दे देगा। आपके ऊपर ट्रस्ट हो या ना हो, ट्रांजैक्शन की हो या ना की हो, वो आपके साथ बिजनेस को रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है वो मायने नहीं रखता। अगर उसकी लाइकिंग है वो आपको बिजनेस दे देगा। और आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइकिंग करने वाले लोग तो आपके पास लगभग 1000, 2000 या 3000 हैं, 50% हटाने के बाद भी। तो अगर इतने सारे लोग आपको पसंद करने वाले हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका रेफरल मॉडल कहाँ है? कहाँ है फिर वो रेफरेंसेस? भाई आपको 500 लोग पसंद करते हैं, आपको 1000 लोग पसंद करते हैं, तो साल के 500 रेफरेंस क्यों नहीं आ रहे? 1000 लोग क्यों नहीं आ रहे? तो उसी साइंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ना, तो आज भी अब लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है एक दूसरे की बातचीत से रेस्टोरेंट में जाने का। क्योंकि लोग समझदार हो गए, उनको पता है कि ऑनलाइन रिव्यू डलवाए जाते हैं पैसे देकर, तो ऑनलाइन रिव्यू के चक्कर में नहीं जाना है। अड़ोसी पड़ोसी किसी दोस्त ने रेकमेंड कर दिया है कि यार वहां रेस्टोरेंट में चला जा, वो वाली चीज खरीद ले, ये वाला फिल्म देख ले, तो बंदा ज्यादा बिलीव करता है, ऑनलाइन के चक्करों में कम हो जाता है। यानी कि इन फ्यूचर यू डोंट नीड सेल्स पीपल। सेल्स पीपल की जरूरत आने वाले समय में कम हो जाएगी। आपका फोकस सिर्फ 2 चीजों पे होना चाहिए। आपको आपकी मार्केटिंग शार्प करनी है, ऐसी जैसे कि मैकडोनल्ड वाले करते हैं, एप्पल वाले करते हैं, स्टारबक्स वाले करते हैं। उनके किसी भी सेल्स पर्सन का आपके पास फोन नहीं आता है कि आप आओ और हमसे कॉफी पी कर जाओ या बर्गर खाकर जाओ। आपको 2 ही चीजें सीखनी है कि कैसे अपने कनेक्शंस को कोलैबोरेट मुझे करना है और कैसे मुझे अपनी मार्केटिंग को हाई करना है। क्योंकि आज की डेट में 3% लोग ऐसे हैं जो एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आप में से कितने लोग हैं जो इस महीने फ्रिज खरीदना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर? है आप में से कोई? कोई नहीं। बट आप में से सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अगले साल फ्रिज या एसी खरीदेंगे, नहीं तो उससे अगले साल खरीदेंगे, नहीं तो उससे अगले साल खरीदेंगे, या आपके आसपास कोई ना कोई खरीद रहा होगा। तो यानी कि 3% लोग जो आज फ्रिज खरीद रहे हैं या कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदना चाह रहे हैं, सभी लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस पर भी फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 97% लोग जो इन फ्यूचर कभी ना कभी खरीदेंगे, तो क्या उनके साथ हमने लाइकिंग और अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लिया है ताकि उनकी चॉइस में मैं निकल कर आऊं? कल जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन धर्म से पूछा था, और आप ही लोगों से मैं भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ एज ए एक्सरसाइज, कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है पीछे वाली जाड़ में, तो मुझे अपने इस दांत का अगर ट्रीटमेंट कराना है, इसको चेक कराना है, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा डेंटिस्ट डॉक्टर है जिसका नंबर आप मेरे को दे दो, आप मेरे से कनेक्ट करा दो। तो अभी अभी आपके दिमाग में जो नाम आया ना दोस्तों, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, उसके बाद जो आपके दिमाग में नाम आया है, उस बंदे की लाइकिंग आपके साथ अच्छी है, उसका ट्रस्ट कन्वर्सेशन अच्छी, इसी वजह से वो आपके दिमाग में आया। नहीं तो डेंटिस्ट तो कम से कम 3-4 होंगे आपके लाइफ में, बट वो 3-4 में से आया वही आपके दिमाग में अभी। तो यानी कि उस बंदा ने 97% वाली फिलोसफी पे काम कर रखा है, उसने आपकी लाइकिंग आपके साथ क्रिएट कर रखी है, आपके साथ क्रिएट कर रखी है। तो आर यू रेडी टू लर्न दिस आर्ट ऑफ कोको टेक्निक, कि कैसे ये कोको टेक्निक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। लास्ट पीस है, इसके बाद हम क्लास को वाइंड ऑफ करेंगे। सिर्फ यहाँ टेंशन चाहिए मेरे को आपसे, कि कैसे ये जो चीज मुझे मिली
मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो कोको टेक्निक जो है ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। आप इसको एज ए एसेट बिल्ड करते हो, एक बार लग गई। आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो, गूगल पे ऐड चलाते हो, सोशल मीडिया पे पैसे लगाते हो, वो ऐड की वैल्यू आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद मिलती है क्या? बता दो आप मेरे को चैट बॉक्स में इसका आंसर। अब पूरी गणित लगा देते हो डिजिटल मार्केटिंग पे। वेबसाइट आपने बनवाई 20, 30, 50 हजार रुपए लगा के, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा बनवाओगे तो फिर दोबारा से बनेगी जीरो से। ये आपके डिजिटल मार्केटिंग है। आपने फेसबुक पे ऐड चला दिया, थोड़े दिनों बाद फिर चलाना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाना चाह रहा हूं जो परमानेंट है, हमेशा हमेशा काम आएगी, एज ए एसेट आपके पास बनकर रह जाएगी। कि अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो कोलैबोरेशन करने की स्ट्रेटेजी सीख लो मेरे से आज। कोलैबोरेशन 2 तरीके से होती है, एक होती है RRP, एक होती है RSP। RRP का मतलब है रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस पार्टनर। वो लोग जो आपको कभी कभार रेकमेंड कर देते हैं या आपको रेफरेंसेस दे देते हैं। इट इज लाइक ए डेटिंग। जैसे आप डेट पे जाते हो ना, कि मन किया तो डेट पे जाएंगे, मिलेंगे, जब मन खट जाएगा तो छोड़ देंगे दूसरे को। ये जो एक्सरसाइज होती है, ये वाली जो स्ट्रेटेजी काम करती है, ये काम करती है आपके एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से। क्योंकि आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा हो रखा है, तो लोग आपको रेकमेंड कर सकते हैं, आपको रेफरेंसेस दे सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है RSP, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर्स। वो लोग जो आपके साथ एक पार्टनरशिप करते हैं रेफरेंस शेयर करने की, उसको आप JV बोलो, उसको आप आपके कहते हैं ना अलायंस पार्टनर बोलो, एसोसिएट पार्टनर बोलो, दैट इज योर चॉइस। मेरी टर्म में उसको मैं बोलता हूँ RSP। इट इज लाइक ए मैरिज, कि आप उसके साथ शादी कर लिया, आपने बंध गए, जब भी कोई चर्चा होगी आप उसी की बात करोगे, किसी और की बात नहीं करोगे। इट इज लाइक दे आर हेल्पिंग यू गेट द सेल्स, जो साल में आपको 10, 12, 15 रेफरेंसेस तो दे ही सकते हैं। तो अगर आप अपने डाटाबेस में लोगों को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन आपके लिए RRP हो सकते हैं, कौन कौन से आपके लिए RSP हो सकते हैं, वो आपके लिए काम कर जाएंगे। एक लास्ट चीज दिखाऊंगा और क्लास को अभी वाइंड ऑफ करेंगे आपके लिए। चलिए, मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया, एक सेकंड। कि मैं खुद इस एक्सरसाइज को, इस चीज को कैसे यूज कर रहा हूं। यानी कि मैं वो शेफ हूं जो चीज आपको सिखा रहा हूं बनाना, उसको खुद खा भी रहा हूं, उसके ऊपर फोकस भी कर रहा हूं अपने साथ में। तो ये अच्छा शेयर करना पड़ेगा। लास्ट पीस है आप लोगों के लिए। वैसे तो 8 बजे तक मन था खींचने का, लेकिन क्योंकि पहली क्लास है तो उसको 7:30 बजे खत्म कर देंगे। ये मेरा डैशबोर्ड है, BPR, बिजनेस रिपोर्ट कार्ड, जिसके ऊपर फोकस किया हमने, अभी हमने रेडी कराया है। क्योंकि आप लोगों का करवाऊंगा तो उससे पहले अपना भी तो बनाऊंगा ना। नहीं तो आप बोल दोगे सर आप तो सिखा ही रहे हो, अपना खुद का कहाँ है। ये रहा। अगर आप देखो गाइड प्रोग्राम के अंदर 33 लोग ऐसे हैं जो अब तक मेरा गाइड प्रोग्राम कर चुके हैं, और मे बी के अंदर जो अगली क्लास में हम सीखेंगे 82 लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन 82 पे मेरा फोकस है 22 तारीख की इवेंट को लेके, 22 तारीख की इवेंट में बुलाने के लिए। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था, कि कोको टेक्निक लगाने के लिए मेरे पास RRP 88 लोग हैं, और अभी तो हम इस डाटा को इंप्रूव कर रहे हैं। और RSP में 9 लोग हैं। एक बंदा ऐसा है जो RSP बन सकता है, उससे थोड़ी सी बातचीत करनी है और उसको टेक ऑन करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको मैं मार्क कर सकता हूं एज ए RSP, तो इन RRP तो 100 लोगों से मैं उम्मीद करता हूं एक एक रेफरेंस मेरे को मिलेगा। और RSP है जो हर महीने मेरे को रेफरेंस देगा। जैसे संदीप भाई है, या देव जी हैं, या गिरजा जी हैं, आप सभी लोग मेरी RSP कैटेगरी में आते हैं, कि आप मेरे को हर महीने कोई ना कोई रेफरेंस देते रहते हो कि जी इसको मैं भेज देता हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा लेते हो, 4 लोगों को बता भी देते हो कहीं ना कहीं पे। तो 100 लोग मेरे पास RRP के हैं, जहां मुझे लग रहा है 100 रेफरेंसेज आएंगे। 30 लोग मेरे पास RSP के हैं, तो अब सोच कर देखो मेरे पास एक साल में कितने रेफरेंसेज आ जाएंगे।
तो जो टेक्निक मैं खुद अपने लिए यूज कर रहा हूँ वही टेक्निक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो एसेट है, एक बार आपने बिल्ड करी तो ये आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करेगी। ये वो डिजिटल मार्केटिंग का टूल नहीं है, जब तक पैसा लगाओगे तब तक तमाशा देख पाओगे, जब पैसा लगाना बंद कर दोगे तमाशा बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो आज की क्लास को एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों से पूछ लेता हूँ, वी आर टुवर्ड्स द एंड, कि आज आप लोगों को क्या क्या आहा मोमेंट मिले, कौन कौन सी अच्छी लर्निंग्स मिली, कौन कौन सी ऐसी चीजें मिली कि यार ये चीज तो मेरे लिए बड़ी जबरदस्त थी, मजेदार थी। नाउ हाउस इज ओपन, शेयर वी कंक्लूड। मेरे लिए तो सबसे बड़ा आपको जो स्टेटमेंट है ना, मतलब जो आपने बोला पर्सनल रिलेशनशिप प्रोफेशन, मैं उसको खाली बिजनेस में नहीं देखता, मैं सारे ट्रांजैक्शन अगर देखूं अपने, तो जो भी हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे पर्सनल भी है, कई बार हम जस्ट टाइम पास के लिए पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं। फ्रेंड सर्कल कोई कह रहा है तो आप चले जाते हो अपना पूरा, फिर आके आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, यार आपने क्या किया, दिन खराब किया अपना, उसके कोई मतलब नहीं है, और वो आपको पता है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपको आगे भी किसी भी में प्रोफेशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, बट फिर भी आप उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हो या ऐसे ग्रुप के साथ। तो जो आपने स्टेटमेंट दिया है ना, मैं तो अपनी पूरे लाइफ के स्फीयर में, हर स्फीयर में उसको मतलब कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप जिस, अगर इमोशनल है तो आपकी तकलीफ में हॉस्पिटल आता है आपके पास जाने के लिए, खाली आपने बस बना रखा है कनेक्ट उसको। अगर ये आपको कोई हेल्प करता है कि कभी आपके घर में कोई तकलीफ हो गई, आपको पूछने आता है हालचाल, नहीं आता तो आप अपन काय को उसको कैरी कर रहे हैं इमोशनल रिलेशनशिप के रूप में। और प्रोफेशनल का तो खैर आपने मैंने बोल ही दिया, मतलब दैट वाज आहा मोमेंट फॉर मी। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं, विनोद सर की बातचीत से मेरे को याद आ गया। हम अक्सर रिलेशंस को इसलिए निभाते हैं कि कभी कोई बुरा समय आया, कोई दिक्कत आ गई, देव भाई को सुनिएगा, कोई परेशानी आ गई तो काम आएगा, इससे बना के रखते हैं। चल हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, विजुलाइज क्या कर रहे हैं, अफर्म क्या कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई मजबूरी आ गई, तो ये मेरे काम आ जाएगा। अरे विजुलाइज ही क्या कर रहे हैं भाई, है ना? इस वजह से रिलेशन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा। व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पार्ट? बिलीफ सिस्टम ही कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जी देव सर आपकी, संदीप भाई आपकी, विवेक, अशोक जी, गिरजा जी, लास्ट शेयरिंग कि आज की क्लास में क्या कुछ ओपन अप हुआ। सर मुझे लगता है कि आपने जो बोला ना कि बी एक्शन टेकर नॉट ए स्टोरी टेलर, मुझे लगता है ये एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लास्ट में आपने जो कोको टेक्निक बताई है, एंड ऑफ द डे कोको टेक्निक ही काम आएगी कि हमने दो कैटेगरी में लोगों को बांटना है। अगर सेकंड कैटेगरी वाले लोग मिल जाते हैं तो वही हमारी जीत है। मतलब कैसे भी करके, जो मुझे लगता है जो गाइड प्रोग्राम का जो रस है ना, वो 90 दिन का यही रहेगा कि हम कोको टेक्निक के मास्टर बन जाए। कब तक हम ऐड चलाते रहेंगे, कब तक वो हर, ये सच्ची बात है, मैं अपना बता रहा हूँ और क्लीन कह रहा। मैं भी किसी मीटिंग में जाता हूँ तो सोचता हूँ बस कैसे मैं सबके हाथ में अपना कार्ड थमा दूं। मैं करता रहता हूँ तो वो फिर वो कार्ड वो रख लेते हैं मेरे सामने, उसका लड्डू बना के वो छोड़ के चले जाते हैं। अक्सर ये भी देखा है मैंने। सो ऑथेंटिक, सो ट्रू शेयरिंग, आपको एहसास है इस चीज का, इसके ऊपर काम करेंगे। और अल्टीमेट आपने कहा, जो विनोद सर ने भी कहा, कि हमें वही रिलेशन निकालने जो प्रोफेशनली कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं, वो आरआरपी और आरएसपी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट हो उन्हीं 100, 150, 200 के ऊपर जान लगाएंगे, और जान लगाएंगे वहीं से कुछ अपनी लाइफ में बरकत लेकर आएंगे। जी अशोक सर। सर मुझे लगता है कि जो आज की क्लास से मेरा टेक अवे है वो था कि अगर कस्टमर है तो एक बार सेल हो गई, और अगर राइट कस्टमर है तो रिपीट सेल हो गई। राइट, तो अभी ये राइट कस्टमर वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर, जो हम उसको नहीं प्रॉपरली वो कर पा रहे। और हर बार वो रिपीट नहीं होने की वजह से ही हम जो है हर बार एक नया कस्टमर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर जो मैंने महसूस किया इतने सालों में, 50% जो है हमारा रिपीट बिजनेस एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आता है, और 50% हमारे को नया ढूंढना है। लेकिन अभी हमारे एफर्ट्स हमेशा जो है वो नए की तरफ ही लगे रहते हैं, और एक नए कस्टमर को एक्वायर करना इज 20 times मोर कॉस्टली एंड 20 times मोर टाइम कंज्यूमिंग, नए कस्टमर को एक्वायर करना। तो मुझे लगता है शायद मेरा समय उन्हीं सब चीज़ों में अभी लगा हुआ है, जिसकी वजह से शायद हम लोग राइट कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी चीज़ आपने बताई कोको। कोको हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से करना चाहिए शायद वैसे नहीं कर रहे। तो वो अब आपसे सीखेंगे कि कैसे करना है।
क्योंकि कई बार चीजें लगती हैं कि हाँ ये बहुत आसान सी हैं और इसमें ये दो चीजें अगर मुझे दिखाई देगी तो ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमारे जैसे आपने कहा कि धर्म जी हैं ये हैं, तो मेरे को जो है वो रेफरेंस मिल रहे हैं। तो ऐसे 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग क्यों नहीं हम अपने साथ जोड़ सकते, जो अगर हम पूरे लाइकेबल। साल में एक ही दे दे, हाँ पूरे साल में एक ही भी दे दे तो कितना हाँ काम पूरे साल में एक भी दे दे, दैट इज हाँ, मोर देन। सर यस मेरे लिए तो मतलब एक होना भी अगर एक भी आ गया मेरे को एक कस्टमर से, तो मेरे को पूरे साल टाइम नहीं मिल पाएगा उन सबसे मिलने का। यही यही मैं हकीकत में। बताना चाह रहा हूँ कि भाई बिजनेस आपके पास खदान पड़ी है, उसके ऊपर जी आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप जी नए नए पे फोकस कर रहे हो। दैट इज द थिंग आई एम वैसे बिल्डिंग ऑन। भाई जी एक्चुअली हमें पता ही नहीं था हमें ढूंढना किसको है। समस्या तो ये हो जाती है ना, आज पता लगा कि वो जो अपनी टेक्निक बता दी लास्ट वाली, अब पता लगा ढूंढना किसको, ये नहीं पता। जा रहे हैं मंडी में, तो बस वाइफ ने बोली सब्जी ले आना। अब ग्रेट। सब्जी तो इतनी है, कौन सी लानी यही पता नहीं चल रहा, सारी सब्जी ही सब्जी नजर आ रही है। अब वो स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये दो सब्जियां मिलेंगी बस, इन्हें फोकस करना, दो कैटेगरी में बांट दो, और किसी तरह से कोशिश करूं कि जो पहली वाली में से दूसरी वाली निकल के आ जाए। यस यस यस। दूसरा मैं आपको ना अभी अशोक सर की शेयरिंग में एक निकल कर आया कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये कमी रही है। तो मैं ना एक मिशन है मेरा कि मुझे कमी जो वर्ड है ना, जब हम कमी वर्ड बोलते हैं उसको रिप्लेस कराना है सोई वर्ड से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम कमी बोलते हैं तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, डिग्रेड महसूस करते हैं, थोड़े से लो हो जाते हैं। तो आपको, और आप जब भी किसी की मुंह से ये शब्द सुनते हो कमी, तो उसको बोला सर एक छोटा सा सुझाव है, अगर बुरा ना माने, कमी की जगह ना सोई बोलना शुरू करो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मेरे अंदर ये सोई है, मेरे अंदर ये सोई है, तो वो ज्यादा अच्छा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये ना बड़ा पावरफुल वर्ड है सोई, कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये सोई है, मेरे अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो उस वजह से आप अपने बीइंग को पनिश नहीं कर रहे, आप अपने वे ऑफ वर्किंग को पनिश कर रहे हो कि भाई मेरे वे ऑफ वर्किंग में इम्प्रूवमेंट है, ना कि मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है। दैट इज द थिंग आई टेकन फ्रॉम अशोक सर। संदीप थैंक यू जी, सर। विवेक जी, गिरजा जी, आपकी शेयरिंग आई एम वेटिंग। हाँ, मैं आई वुड लव टू शेयर। यस यस। तो अभी क्योंकि हम लोग वाईसी मतलब जो आप बता रहे थे मैं वो एनालाइज कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ मुझे 2 से 3 लोग ही रेफरेंस देते हैं। और जैसे अभी बाकी लोगों ने भी शेयर किया, तो मैंने भी अपना देखा है, और मेरे को रिपीट बिजनेस ही मेरा 80-90% का है। नया मतलब मानो महीने में 1 या 2 ही नए ऐड होते हैं, बाकी पुराने ही आते हैं। और हमने एक्चुअली में कुछ करा नहीं उनके लिए ना, तो वो मेरे को दिख रहा है। तो मेरे को अपना पूरा जो ये रेफरल, या आपने कोको बोला, मैं रेफरल बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को अपना वो एक पूरा अपने बिजनेस में बिल्ड करना है, और उसके अराउंड कम्युनिकेशन, उसके अराउंड एक्चुअल में, और मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा ये मन नहीं है। आप मेरे को जानते हो, मतलब मुझे लोगों से मिलना पसंद है, और मैं जेन्युइनली हेल्प करता हूँ लोगों को। मुझे उसको प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करना है जो कंसिस्टेंट हो। तो नाइस। वो मेरे को अपने अंदर मेरे को दिख रहा है कि ये एक लाना है। और जैसे आगे सर ने बोला कि जो प्रेजेंट कस्टमर है उसको सर्व करने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। यस यस यस। नाइस। तो वो मैं मतलब उसको मैं ग्रेट। अपने वीकली और मंथली टास्क पे डाल के I'll स्टार्ट। ये दोनों पार्ट जो मैंने आपसे शेयर करा है, दोनों मैं अपने उसमें शीट पे डाल के I'll स्टार्ट। डन ब्रदर। गिरजा जी, हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मेरा सबसे पहला है कोको, हम्म बिकॉज वी आर रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 13 years। क्लाइंट भी है हमारा, तो पेरोल का काम है, तो हर महीने का काम होना ही होना है। मेन चीज है कोको, क्योंकि कोको के बेस पे आपको रेफरल शेयरिंग पार्टनर भी मिलेगा, रिकमेंडेशन रेफरेंस पार्टनर, सबसे पहले आरएसपी मिलेगा, रेफरेंस शेयरिंग पार्टनर मिलेगा, जिसके लिए कोको इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम टुडे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। विवेक जी, आपका शेयरिंग। हाँ, सबसे दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि कस्टमर के साथ में ट्रांजेक्शन आपका रिपीट होना चाहिए, यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप और क्या सर्विसेज दे सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो सर ने भी बताया था बीच में भी कि हमारी 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी भी लगती है और पैसा भी खर्च होता है मार्केटिंग में, नए कस्टमर को केच करने में और कन्विंस करने में ही आपका पूरा वो समय चला जाता है, बजाय कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को नई चीजें सर्व कर सकते हो या देख सकते हो कहाँ पे कमी है। दूसरा, कैटेगराइज करना कस्टमर्स को एबीसी कैटेगरीज में, कि कौन किस तरीके के कस्टमर्स को मेरे को चाहिए, या किस तरीके के कस्टमर को मुझे अवॉइड करना है। यस। एक चीज आपको विवेक जो करनी है ना, आपको अपने सिस्टम में आरआरपी और आरएसपी स्ट्रेटेजी लगानी, परमेश्वर भाई के साथ मिलकर,
क्योंकि ये आपने अगर बिल्ड कर दी ना तो आपने कंपनी को बहुत बड़ी चीज गिफ्ट कर दी है, सोच लो। क्योंकि आप अपनी कंपनी को एक ऐसी चीज गिफ्ट कर जाओगे जो कंपनी के आने वाले लोग भी यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आरएसपी और आरआरपी जो स्ट्रेटेजी है, अगर एज ए टीम मेंबर आप किसी संगठन में काम करते हो और आप ये चीज अपनी कंपनी में बिल्ड कर देते हो, तो वो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से उस कंपनी का बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दैट इज द थिंग। तो थैंक यू सो मच आपको, आपका समय निकालने के लिए और आज की इस क्लास में आने के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगा। रिकॉर्डिंग को डबल स्पीड पे देख लीजिएगा, क्योंकि डबल स्पीड पे देखोगे तो समय बचेगा और जल्दी से आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। कुछ पॉइंट जो आप मिस कर गए थे, आप दोबारा से सुनोगे तो आपको ज्यादा जल्दी से एहसास होगा। और आपकी जो एक 90 टास्क की शीट है, उसको आप पक्का ओपन अप कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे टास्क को आपको ऑन करना है। नेक्स्ट क्लास हमारी अगले शनिवार को है 6 बजे। तो 6 बजे मैं आपको जीपीसी की मीटिंग भी दिखाऊंगा और उसके बाद फिर हम अपनी नई लर्निंग्स के ऊपर फोकस करेंगे कि कोको करना कैसे है, क्या टेक्निक है, क्या लेकर जाना है, क्या बताना है उसको, कैसे उसके ऊपर क्रिएट करना है। ठीक है जी, थैंक यू। सर एक मिनट जी 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 जी। सर, जैसे एक तो आपने शीटें बताई, ये शीटें हमें कहाँ से मिलेंगी जो आपने शो की हैं शीटें इसमें? मैंने आपने आपको अपने एक लैपटॉप पे? एक गूगल शीट शेयर की हुई थी आपके साथ में, अच्छा, जो उसमें? हमारी फर्स्ट क्लास में थी, जिसमें हम डीपीआर भरते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा, जिसमें डीपीआर भरते करते हैं। हैं। हाँ, तो उसमें 5 शीटें वो है आपके बीइंग से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। 3 शीटें जो ठीक है, आपको बिजनेस से रिलेटेड है। तो अब वो 3 ठीक है, शीटों की बारी आ गई है। अगली 4 क्लासेस में हम उन 3 शीटों को भरेंगे बस। ठीक है सर। और उसमें बडीज का क्या रोल है? बड़ी का रोल ये है कि आपको बड़ी के साथ हफ्ते में एटलीस्ट बात करनी है, उससे पूछना है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ताकि आप उसकी के जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ठीक करा सको। लेट सपोज आपका अच्छा, इंट्रोडक्शन नहीं बना हुआ, या आपको हाँ। ए कैटेगरी सी कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है, तो उसने हम्म, अगर वो कर रखा तो आपको सिखा देगा, बता देगा। आपको सुबह ठीक है सुबह सर, जगा देगा, कभी आप सोते ना रह जाओ कि भाई आ जाए क्लास में। ठीक है सर, अच्छा ठीक है। बाकी भाई वो थैंक यू मेरे सो मच। को शीट मेरे को दोबारा कॉपी मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपी उनकी शीट्स की? हाँ, मैं आज क्रिएट कर देता हूँ, 10-11 बजे तक आपको और भेज मेरा देता बडी हूँ। कौन है? आपका बड़ी मैं असाइन करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली विवेक आपके बड़ी होने वाले हैं। ठीक, मतलब विवेक ही होने वाले हैं। विवेक विल हेल्प यू आउट। उसका नंबर भी मेरे को शेयर कर दीजिएगा। मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। और थैंक यू और फॉर वेकिंग मी। अगर अगली बारी में ना हो तो प्लीज फोन कर ले, क्योंकि नहीं तो आज बहुत सेशन मिस हो जाता है। नहीं नहीं, थैंक यू रियली सर। सर, आपने जगा दिया, सच्ची बात है। मैं एक बार मैं जाग गया था 5 बजे, फिर मैं दोबारा 5:30 बजे फ्रेश हो गया, फिर दोबारा लगा आधे घंटा सो लेते हैं, 6 बजे जगेंगे। वो दोबारा जब जगे तो आप ही घंटी से जगे, सर वो है ना, सोते रहे। एज ए वो ह्यूमन हमें पीछे से पुश चाहिए होता है। इस छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा। सब स्ट्रांग नहीं होते हैं, स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन सब तो बनाने के लिए पीछे से पुश चाहिए होगा। तो छोटी छोटी चीजें ही एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लेके आ सकती है। डन है सर, चलो जी, बाय थैंक बाय। यू। ठीक है सर।